अप्रैल के अंदर एक बहुत बड़ा हमला होता है पहलगाम के अंदर। जब ये खबर आपने सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था इससे? पाकिस्तान हैज अंडरस्टूड कि वो हमसे सीधी सीधी की लड़ाई में जीत नहीं सकता, मैं आपको हरा नहीं पाऊंगा। तो क्या ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, चाकू लो, थोड़ा थोड़ा 1000 कट मार दो इसकी बॉडी में, हर जगह से खून बहे और ये मर जाए। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि उन्होंने फोटो अपलोड की, देखो एक हमने इतने ड्रोन गिरा दिए। भाई आपने गिराया नहीं है, वो हमारे सुसाइड ड्रोन थे। उनका काम ही था, वो अपने आप में म्यूनिशन कैरी करते हैं कि वो जाएंगे और अपने आप को तबाह कर देंगे। ऐसे करके हमने उनके रडार तबाह किए। सिंधी पीपल दे डोंट लाइक पाकिस्तानी आर्मी, बलोचीज दे डोंट लाइक पाकिस्तानी आर्मी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे एंटी पाकिस्तान आर्मी सेंटिमेंट्स हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि यार यूनाइट कैसे करें सबको कि सब मुझे भगवान माने, तो उसने पहलगाम करा दिया कि इंडिया गुस्सा होगा, कुछ ना कुछ करेगा, फिर सारे देश एक हो जाएंगे, सारे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आर्मी को भगवान मानने लगेंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ही हैज एक्सेप्टेड। उसने कहा कि पुलवामा हमने किया है। कहेंगे हम अमन चैन चाहते हैं, हम तो भारत को परेशान भी नहीं करते। उन बेचारों ने पाकिस्तानी को भी बेवकूफ बना के रखा हुआ है। क्या ये पॉसिबल है टेररिज्म को जड़ से खत्म कर पाना? दुनिया में अब जितने ताले बनाते जाएं उनकी चाबी बनती जाएगी। आप अपग्रेड करते रहिए, फिर चाबी चोर अपग्रेड करता रहेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। वी हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन कि तुम कुछ भी करो, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, है ना। लोग कहते हैं ना कि लड़ता वो है, लड़ाई की बातें वो करता है जिसका भाई फौज में नहीं होता, जिसका बेटा फौज में नहीं होता, जिसके पापा फौज। ब्लडी नॉनसेंस माय फुट। मेरा भाई फौज में है, मैं फौज में था। मैं नहीं चाहता लड़ाई रुके, लड़ाई लड़ो आप चैन से। हम आप पॉडकास्ट कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि कोई बॉर्डर पे अपना खून बहाए। जब उनका खून बहता है ना, तब हम पानी बहता है यहाँ पे, वरना यहाँ पे खून बहेगा। अगर वहां नहीं बहेगा तो खून तो बहेगा कहीं ना कहीं। लेफ्टिनेंट पुरुषारिक सुयाल जी, वेलकम टू द शो सर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, Mr. Chawla. Absolutely a pleasure to be here. I have seen your channel; it's very good. So when you approached me, I came to know कि हाँ यार, there is something credible. The man is credible, and the content he is giving is a very, very nice content. So it's my privilege, to be associated with you. So thank you for having me here. कैसे हैं आप सबसे पहले तो, और क्या चल रहा है जीवन में जानना चाहूंगा। I'm doing fantastic, and I left service around 2-3 years back. Since then, I'm in my home state, and I want to work for people of my state. मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, so that is why I had taken premature retirement from service. अभी बस मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, what to do, कुछ बड़ा करना है, उसके लिए मैं अभी बेस बना रहा हूँ। So काम चल रहा है उस पे, I'm working on that. जी, उसके लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस, जो भी आप सोच रहे हो। एंड सबसे पहले तो पिछले 1 महीने के अंदर देश के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें घटित हुई हैं, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम कन्वर्सेशन करें। सबसे पहली जो अप्रैल के अंदर एक बहुत बड़ा हमला होता है पहलगाम के अंदर, कश्मीर के पहलगाम के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट, जो कि बहुत बड़ा, मतलब ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविलियंस का एरिया है, टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं और 28 सिविलियंस को मार देते हैं। जब ये खबर आपने सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था इससे? See, पाकिस्तान इज आवर एडवर्सरी स्टेट, हमारा एक दुश्मन मुल्क है वो, है ना। सो आप दुश्मन से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये तो 1947 से हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हैज अंडरस्टूड कि वो हमसे सीधी सीधी की लड़ाई में जीत नहीं सकता, जिसको हम कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब आप चाकू निकालो, मैं चाकू निकालता हूँ, आप मारो, मैं मारता हूँ, देखते हैं कौन लड़ता है। दैट इज कन्वेंशनल। वे आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी है, आप मुझे हरा दोगे, तो मैं क्या करूँगा, खाने में जहर मिला दूंगा, आपका पानी बंद कर दूंगा, पानी में कुछ मिला दूंगा, डिजीज़ फैला दूंगा, है ना। आपके पापा को लड़वा दूंगा, ये बेटा है वो अब काम नहीं करता है ना, आपकी बात नहीं मानता है। मिस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, कास्टिस्ट लाइन पे लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। सो दैट इज द डॉक्ट्रिन। पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब इंडिया को आप सीधे नहीं हराओगे, क्योंकि आपने कवच पहन रखा है, स्ट्रॉन्ग मुल्क हुआ, मैं आपको हरा नहीं पाऊंगा। तो क्या ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, चाकू लो, थोड़ा थोड़ा 1000 कट मार दो इसकी बॉडी में, हर जगह से खून बहे और ये मर जाए। तो जिस देश की पॉलिसी ये को, तो उससे मैं, अगर मुझे सरप्राइज तो बुरा लगा, बट देयर वाज नथिंग सरप्राइजिंग। पाकिस्तान यही सब करता है। मेरा 2014 के पहले की गवर्नमेंट्स को देखेंगे तो देयर यूज्ड टू बी बॉम्ब ब्लास्ट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। कभी हनुमान मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट, इलाहाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट, कफार मार्केट न्यू दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट। दिस यूज्ड टू बी अ फ्रीक्वेंट इवेंट, बट थैंकफुली अभी इंटेलिजेंस सेटअप जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा अच्छा है। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ पहलगाम सुन के, बट मैं सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज दैट इज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन डूइंग। जो इस तरह के अटैक्स होते हैं,
टेररिस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके पीछे? से टेररिस्ट की स्ट्रैटेजी होती है टेरराइज करना, ठीक है। वो ये सब ऑपरेशंस करके आपको एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि कश्मीर मत आओ, कश्मीर हमारे कंट्रोल में है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक सिग्नल देना चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म। मैं आपको टेरराइज कर दूं, है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ मैसेज विच पाकिस्तान वांटेड टू सेंड है। इसके पीछे एक अलग पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सिंधी पीपल दे डोंट लाइक पाकिस्तानी आर्मी, बलोचीज दे डोंट लाइक पाकिस्तानी आर्मी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान वहां पे एंटी पाकिस्तान आर्मी सेंटिमेंट्स हैं। एक्सेप्ट पाकिस्तानी पंजाब, there is every province of except the Punjab province of Pakistan, there is almost every province of Pakistan which is not happy with the Pakistan army. So पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि यार यूनाइट कैसे करें सबको कि सब मुझे भगवान माने। अब इंडिया तो अटैक करेगा ये। इंडिया की ब्लडी इकोनॉमी इज 4.9 ट्रिलियन, 4.13 समथिंग, 4 से ज्यादा ही है। वी आर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। हमें तो मौका नहीं क्यों पाकिस्तान से लड़ना, तो हमें हुली कर दी पहलगाम करके। एंड ये तो एयर मार्शल उनका एक है, एयर मार्शल औरंगजेब, DGISPR का ऑफिसर है। ही हैज एक्सेप्टेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा कि पुलवामा हमने किया है, ये हमारी टैक्टिकल ब्रिलियंस है। जबकि अभी तक पाकिस्तान है, आप किसी से बात करेंगे पाकिस्तान में सब कहेंगे हम अमन चैन चाहते हैं, हम तो भारत को परेशान भी नहीं करते। उन बेचारों ने पाकिस्तानी को भी बेवकूफ बना के रखा हुआ है। तो उसने पहलगाम करा दिया कि इंडिया गुस्सा होगा, कुछ ना कुछ करेगा, फिर सारे देश एक हो जाएंगे, सारे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आदमी को भगवान मानने लगेंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वही हुआ है। हमने जैसे अटैक किया है, एवरी पाकिस्तानी हैज गॉट यूनाइटेड। उनको अपना दुख दर्द दिख ही नहीं रहा कि कैसे पाकिस्तान आर्मी इज ट्राइंग टू फूल देम। आप लाइफस्टाइल देखो कभी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की, दे लिव लाइक किंग। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को बताता है क्या करना है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर बताता है कि तुम मुझे बताओ, ये बताओ कि मुझे ये करना है। अच्छा, सर मैं आपको कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर मैं आर्मी चीफ हूँ, कहूँ सर ये ऑर्डर है, ये आप मुझे दीजिए। पहले से डिसाइडेड होता। आपने ये देखा कि जब सीजफायर करवाना था यूएसए को, यूएसए ने शहबाज शरीफ को कॉल नहीं किया, यूएसए कॉल्ड द जनरल आसिम मुनीर। हमारे यहाँ किसको कॉल करते हैं लोग, पीएम मोदी को कॉल करते हैं। कोई कभी देखा आपने कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कॉल किया हो, चाइनीज प्रेसिडेंट ने या पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने? वी कीप आवर आर्मी नेवी एयरफोर्स अंडर कंट्रोल, सिविलियन कंट्रोल। पाकिस्तान में आएगी सारा कंट्रोल आर्मी का। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन एंड दे आर गॉट सक्सेसफुल इन फूलिंग देयर ओन पीपल। बेवकूफ बना दिया अच्छे से, बेवकूफ बन गए वो सारे पाकिस्तान। अब एक हो जाओ, 1 बिलियन जो अब फंड मिला है फिर आर्मी को दे देना। आर्मी इसी नाम पे और पैसे लेगी कि अब हमें और अपग्रेडेशन चाहिए, और फिर बेवकूफ बनाएंगे, फिर मजे करेंगे सब। क्या किस्मत ही खराब है पाकिस्तान की, क्या कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, इसमें मतलब जैसे कि सबसे मेन तो जैसे कि पहलगाम अटैक जो हुआ, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब अगर मैं ऐसे देखूं इसको कि रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाए, क्योंकि ऐसे इतने मतलब उस एरिया के अंदर टेररिस्ट आए कैसे? सबसे मेन चीज, उनको एक्सेस कैसे मिला? दिस इज योर हाउस, आपका घर है, ये गेट लगा हुआ है, आप पापा आपके हेड ऑफ फैमिली है, करेक्ट। मैं आके चोरी करके सारा सामान लेके चला जाऊँ तो क्राइम किसने किया? लेकिन डांट किसे पड़ेगी, पूछेंगे किसे अब सवाल आपस पर? तो सवाल पूछने के लिए आप बिल्कुल पूछिए यार सर कैसे हो गया है, उसकी हम रीजनिंग देंगे। आप गिव यू रीजंस कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है, हाउ ओवरग्राउंड वर्कर्स हेल्प टेररिस्ट्स इन्फिल्ट्रेट इंडिया, कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, कैसे पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन क्राइम किसने किया वो तो पाकिस्तान ने किया। जैसे मैं बाहर चला जाऊँ, जैसे बेचारी जब लड़की रात को जाती है बाहर और उसे कोई छेड़ देता है, तो क्राइम किसने किया? भाई लड़की छेड़ने वाले हैं। लेकिन डांट किसे पड़ती है? भाई घर से बाहर क्यों निकली, भाई को लेके क्यों निकली, बताए क्यों नहीं, बिना बताए क्यों है? वो तो मानसिकता हमारी है ना। डांटेंगे तो हम अपनी सरकार को, बट तो ये नहीं है क्राइम इन्होंने किया। क्राइम तो क्रिमिनल्स ने किया, करके चले गए। और वो जो 4 बंदे थे उनमें से 2 बंदा तो इंडिया का था, तो जो टेररिस्ट थे वो भाग के अभी पीओके चले गए हैं, और 2 बंदे जो थे वो पाकिस्तान एसएसजी कमांडो थे। अच्छा, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, एसएसजी है जैसे हमारी मरीन कमांडोज हैं, पैरासेफ हैं, हाईली ट्रेंड, तो वैसे ही पाकिस्तान के भी होते हैं एसएसजी कमांडोज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं
लकी किसी के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है। सो देयर इज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि वो बाकायदा सूबाई था, कमांडो था, 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है वहाँ के मकामी है। अब देखेंगे ये वहाँ का पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है जो बता रहा है, छोटी आफ्ताब इकबाल, बल्कि वो बाकायदा सूबाई था, कमांडो था, 2-3 कश्मीरी थे जो कि इंडिजिनस स्ट्रगल है वहाँ के मकामी है। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करके, वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो मतलब दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड, सी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बस्ट हो चुका है, ऑलराइट। तो भेजा तो पाकिस्तान नहीं है, अब तो उनके ये ऐसा नहीं, ये ही इज नॉट एंटी पाकिस्तानी, ये वहाँ का बहुत रेनाउंड जर्नलिस्ट है आफ्ताब इकबाल, उसने ये कहा है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे पुलवामा के लिए पाकिस्तान आर्मी कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जब उसने किया था तो एक्सेप्ट ही नहीं किया उसने 26/11 में एक्सेप्ट नहीं किया, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया। तो पाकिस्तान अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करता है, जब उसको दिखाना होता है कि हम देखो क्या कर सकते हैं, तब वो एक्सेप्ट कर लेता है, शुरू में नहीं एक्सेप्ट करता है। तो आज से 10 साल बाद आप देखेंगे कि दे विल एक्सेप्ट दिस ऑल्सो। किसी मीटिंग में मौलाना मसूद अजहर की मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ आएगा, कहेगा इंशाल्लाह भाईजान बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, जैसे आपने पहलगाम में किया था वही हमें चाहिए, हमें ऐसे मुजाहिदों की जरूरत है। वो मुंह से निकल ही जाएगा उनके। इंसान जब कुछ करता है तो उसकी फितरत होती है क्रेडिट लेने की, वो सही समय का बस मौका ढूंढ रहा होता है कब ले। सही, अभी दुनिया उसके अगेंस्ट है, अभी ले नहीं रहा क्रेडिट, और हम बेवकूफ हैं जो मैं ऐसे यहाँ पे बोल रहा हूँ। जैसे ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके जस्ट 2 डेज के बाद, 2 दिनों के बाद, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। टीआरएफ इज अ लश्कर तैयबा का ऑफशूट मतलब उसी से निकला वो ऑर्गेनाइजेशन है। अब लश्कर तैयबा क्या है, मुस्लिम नेम है, तो पता चल जाता है कि भाई एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश में नाम रख दिया, पहली बार ऐसा किया है, वरना जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस सारे के सारे नाम इस्लामिक नाम होते थे, इन्होंने टीआरएफ रख दिया वो दिखाने के लिए कि ये लोकल है, इंडिया का ही अपना है बनाया हुआ, इंडियंस खुश नहीं है इंडियन गवर्नमेंट से, इसीलिए वो खुद कर रहा है। जैसे पहलगाम अटैक हुआ, दीज पीपल, दिस गॉडडैम पीपल, दे हैड एक्सेप्टेड इट, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने डाला था कि ये हमने किया है, क्योंकि कश्मीर में बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट, सो दे हैव एक्सेप्टेड। और जब उनको लगा कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी है, तो वो डर गए, कहा यार ये तो मामला सीरियस हो गया। फिर पाकिस्तानी जो आईएसआई है उन्होंने कहा टीआरएफ को, यार तुम बोलो हमने नहीं किया, मना कर दो। तो फिर उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट प्रेस रिलीज किया, कहा कि सॉरी हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, हमने नहीं किया ये। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, पहले आप कह देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, फिर जब पुलिस आगे पकड़ती है तो कहते हैं हमारी आईडी हैक हो गई थी इंस्टाग्राम, हमने तो नहीं किया ये, हमने नहीं लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बेसिक स्ट्रैटेजी है किसी भी इंसान। अब हरिद्वार में आज किसी को हेट पकड़ लो, और जैसे कोर्ट में ले जाओ, वहां जाके बोलेगा मेरी आईडी हैक हो गई थी। बेसिक स्ट्रैटेजी हम सब अपने दोस्तों में देख लो, आप कुछ भी गलत करते हैं यार मैं नहीं था यार, कोई और यूज कर रहा था मेरा फोन, तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम, तो इंसान की फितरत है, वो तो हम समझते ही हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, इसमें क्या लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? सी देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स, ओजीडब्ल्यू। जैसे आप टेररिस्ट हो, आपका काम है आर्मी के साथ लड़ना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, जो भी करना, हम दोनों बंदे हैं, हमारा काम है आपको सपोर्ट करना। तो हम कहेंगे ओवरग्राउंड वर्कर्स, हम क्या करेंगे, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें फैलाएंगे बाहर जाके कि यार वो तो पंडित का बेटा है, वो तो टीचर का बेटा है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो है ना, अपने काम के लिए कौम के लिए लड़ रहा है वो तो। अब ऐसी से बातें फैला के हम पब्लिक सेंटिमेंट आपके फेवर में लाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पुलिस की मूवमेंट कहाँ कहाँ चल रही है, यहाँ पे एक चौकी है, वहां पे एक चौकी है, ठीक है, एक चौकी सप्तऋषि में लगी है, एक चौकी इस बार दूधाधारी में लगी, बीच में कोई पुलिस नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। अब आप यहाँ से क्रॉस करते करते हिमालयन कॉलोनी घुस जाओ, क्योंकि मैंने आपको इंटेलिजेंस दी, तो मेरा काम है आपको इंटेलिजेंस देना। उसके बाद क्या हम करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, मतलब आपके लिए मुझे हथियार लाना है, खाना लाना है, तो मैं सीधे नहीं ले आऊंगा आपको, मैं सामान लाऊंगा यहाँ से दूधाधारी चौक पे आके छोड़ दूंगा, वहां से दूसरा बंदा जाएगा, वहां से लाके आपको यहाँ तक छोड़ देगा, ठीक है, और फिर यहाँ से जो सड़क है तीसरा बंदा लाएगा, सो दैट बीच में एक भी बंदा पकड़ा जाए तो भी आप तक कोई पहुंच ना पाए, और बेचारों को किसी को पता नहीं होता आपकी लोकेशन। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, सबको तोड़ तोड़ के रखा हुआ है। और मैं आपको भी नहीं दूंगा, मैं सामान लाके एक पहले से डिसाइडेड पॉइंट पे जाके रख दूंगा जो आपको पता हो,
अब पुलिस को इंटेलिजेंस अगर मिल भी जाए, आपने इनको पकड़ लिया, अब क्या बेचारा बताएगा ये टेल यार दूधाधारी सर मुझे नहीं पता, मैं दूधाधारी चौक से आया था यहाँ तक, बस थोड़ा शांति मुझ तक गया था मैं, बस कितना मार लो अब इनको, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के मार लो, इनके मुंह से बेचारा यही निकलेगा बिकॉज यही सच है। तो ये रीजन होता है। तो पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आर्मी को, पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसी को, दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू प्रोटेक्ट अस। जनता समझ नहीं पाती कि प्रोटेक्ट करना कितना मुश्किल है उनको। सही। तो ये है ओवरग्राउंड वर्कर्स, तो ये लोकल्स ही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल है टेररिज्म को जड़ से खत्म कर पाना, और कैसे हो सकता है अगर हम कर सकते हैं तो? दुनिया में अब जितने ताले बनाते जाएं उनकी चाबी बनती जाएगी। आप अपग्रेड करते रहिए, फिर चाबी चोर अपग्रेड करता रहेगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या मैं जीवन में कभी ऐसा ताला बना सकता हूं जो अनब्रेकेबल हो? ये एक थॉट है बस, पर जैसे बनाऊंगा 2 अपग्रेड कर लें। तो आप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करते रहिए। जैसे अभी हमने मिसाइल सिस्टम लाए, अब पाकिस्तान को पता चल गया, अब वो कोई ऐसी मिसाइल सिस्टम लाएगा जिसको S-400 ना पकड़ पाए। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसी में पैसा लगना, मेहनत करो, खरीदो, पैसा लगाओ, आप भी लगाओ, दोनों लगाओ, मजबूरी है। तो टेररिज्म को खत्म तो तभी करेंगे जब पाकिस्तान एक्सेप्ट करे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो अक्टूबर 947 में शायद महाराजा हरि सिंह ने जब साइन किया था, 27 अक्टूबर को किया था। भाई कोई भी काम होता है कागजी कार्रवाई पे होता है। मानो आपके घर ना बेचना चाहते हो, आपके पापा ने पेपर मेरे नाम कर दी, तो घर मेरे नाम हो गया ना, कि आपकी मर्जी नहीं ली गई, इसके लिए अब मैं बखेड़ा खड़ा करता रहूं। भाई कश्मीर में कुछ बंदे होंगे जो नहीं चाहते होंगे इंडिया के साथ मर्जर हो सकता है, पर जम्मू तो हिंदू है, लद्दाख तो बुद्धिस्ट है, और सबसे बड़ी बात महाराजा ने जब साइन करके दे दिया, हो गई बात खत्म। सारे 562 प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के हैं और कई पाकिस्तान के भी हैं, जैसे प्रिंसेस किंगडम ऑफ कलात, किंगडम ऑफ बहावलपुर, किंगडम ऑफ मकरान, सब कैसे आए? पाकिस्तान आर्मी गई वहां पे, उनके राजा को बोला भाई साइन करो। तो पाकिस्तान जो बोलता है कि वहां के लोग नहीं चाहते थे, भैया ऐसे नहीं होता, पेपर वर्क होता, कागजी कार्रवाई। कागजी कार्रवाई है कि ये कश्मीर इंडिया का है तो है, गूगल करके देख लीजिए व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पेपर है, महाराजा हरि सिंह के साइन है वहां पे, बात खत्म। तो जब तक पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कश्मीर का राग अलापते रहेंगे और एक सपना देखते रहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अभी भी आर्मी, मैं वीडियो फिर से दिखा सकता हूँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैज गॉन टू अ स्कूल में जाके जनरल मुनीर इज टेलिंग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगवा रहा है वो। भाई बच्चे कल को बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करेंगे, वो सेम साइकिल रिपीट होगी, वो टेररिस्ट को ट्रेन करेंगे, टेररिस्ट के बच्चे फिर टेररिस्ट बनेंगे, तो कैसे खत्म होगा? वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आएंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ आएंगे, फिर आप अपग्रेड करोगे अपने आप को। कॉन्टिन्यूस लड़ाई है, और मॉनिटरिंग इतनी डिफिकल्ट काम होता है, ये सब चीजें मॉनिटर करना। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, चलो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, है ना, लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, लिख के भेजो मुझे, बट कोई जैसी पकड़ नहीं पाई। These bloody basic applications are end to end encrypted. End to end encrypted है। आपको लगता है कि कोई पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा है, वो आपका शक है, कोई आप भी चैट नहीं पढ़ रहा है। इट इज इम्पॉसिबल, लिटरली इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं चाहूं भी इंटेलिजेंस का आदमी कि मैं आपकी चैट को पढ़ूं, मानो आपने बॉम्ब लिखा, मैं पता कर लूंगा आपने बॉम्ब लिखा। जितनी बार आप चैट करते हैं ये सब एक पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर होते हैं, इसकी मेरे फोन से निकलता है, ये इंक्रिप्शन की होती है जो उसको इंक्रिप्ट कर देती है, और उसकी डिक्रिप्शन की सिर्फ आपके पास होती है। वो आपका फोन उसको डिक्रिप्ट करता है और मैसेज आप पढ़ते हैं। अब बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको मानो ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने कैच कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, कर लो। मेरा डेटा पैकेट गया था, है ना, भाईजान बॉम्ब ब्लास्ट इन लाहौर, है ना, कर लो, कल शाम 5 बजे। तो ये जो पहला मैसेज मैंने भेजा वो एक डेटा पैकेट में गया, दूसरा मैसेज दूसरे डेटा पैकेट पे। चलो आपने एक पैकेट को इंटरसेप्ट कर भी लिया, तो आपको पता कैसा मैसेज आ गया दिखा हुआ? जो मैंने भेजा है, भाईजान बॉम्ब ब्लास्ट इन लाहौर, तो लाहौर लिखा आएगा होलार, बॉम्ब ब्लास्ट लिखा आएगा मबॉब, भाईजान आई भूब जी, सब जंबल ऑफ फ्रेजेस हो जाएंगे, वर्ड जंबल ऑफ होंगे, और आपको ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन आप देखिए क्या पता लगाओगे, क्योंकि वो तभी खुलेगी जब उसमें डिक्रिप्शन की होगी, वो आपको मिलेगी नहीं। ये रीजन है कि व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू कैच द टेररिस्ट्स। और सोचो, इस इतने स्ट्रिक्ट प्रिवेसी लॉज होने के बावजूद, इतना स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद, इंटेलिजेंस एजेंसी पे क्या बीतती होगी। तब लोग बड़ी आसानी से कह जाते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है। भाई क्या आप मुझे अनुमति देते हो घर के बाहर सीसीटीवी लगाने की? सब मुझे अनुमति दे दो,
मैं आपकी प्रिवेसी का हनन कर दूं, टेररिज्म 100% रुक जाएगा। मुझे आज कह दो कि आपकी इंक्रिप्शन खत्म कर दूं मैं, राइट टू प्रिवेसी, जो कि मैं फेयर में भी हूं, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूं। यार मैं अपनी पत्नी से क्या बातें कर रहा हूं, भले प्राइवेट है, लेकिन क्या एनटीआरओ को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को उसमें इंटरेस्ट है? मानो वो मेरी चैट पढ़ भी रहे हैं तो उनको क्या फायदा है यार? वो क्या नुकसान कर लेंगे यार? डर क्यों रहेगा? हम डरते तभी है ना जब कुछ उल्टा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इतनी कोई दिक्कत होगी अगर हम जान भी लेंगे कि अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे पे नजर रख रही है, तो रख ले नजर। पॉडकास्ट करने आया हूँ, यहाँ से जाऊंगा, चाय पकौड़े खाऊंगा, सो जाऊंगा। वो डरेगा वो जिसको कहीं और जाना है, वो प्रिवेसी प्रिवेसी चिल्लाएगा। हमें तो नहीं चाहिए प्रिवेसी। कौन सी प्रिवेसी चाहिए भाई? कहीं पे जाके मैसे खुजली कर रहे होंगे, कोई बेचारा अपनी नाक खोद रहा होगा, इसमें प्रिवेसी क्या चाहिए? पता कर लो, थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी, इतना ही तो होगा प्रिवेसी में। और ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरा कुछ बहुत नुकसान हो जाए प्रिवेसी अगर मेरी खत्म हो गई का? लेकिन देश तो सुरक्षित रहेगा, बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं होंगे, टेररिज्म पे तो कंट्रोल आएगा, लेकिन होगा ही नहीं। जहां प्रिवेसी के हनन का कोई लॉ लाओगे, 10 पूरा इकोसिस्टम खड़ा है यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी के नाम पे, सरकार की बिल्कुल पैंट को पकड़ के रखने के लिए, ठीक है, कि सरकार कुछ कदम उठा ही ना पाए। पूरा है इकोसिस्टम बना हुआ है, बाहर से फंडिंग आती है, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आती है, उनका पूरा एनजीओ नेटवर्क यहाँ पे एंटी इंडियन काम करता है। वो तो बहुत टफ काम है। तो टेररिज्म को खत्म करना तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम के बाद, तो इसको कैसे देखते हो आप जी कि मतलब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करी भारत में? ओके सी, मेरा मानना है कि whenever someone attacks you in a सब कन्वेंशनल वे, मतलब कन्वेंशनल वॉरफेयर का यूज नहीं हुआ था, आप कन्वेंशनल वॉरफेयर का यूज मत करो। दिस इज माय पर्सनल आइडियोलॉजी जो मैंने पढ़ा है। भैया कि मैंने आपको हर सबके सामने थप्पड़ मारा तो आप सबके सामने मारो, लेकिन मैं चुपके से, किसी ने देखा नहीं और ऐसे आपको ऐसे चिकुंटी काटी मारी, बस मैं, किसी ने नहीं देखा और आपने मेरा कॉलर पकड़ लिया सबके सामने। अब बताओ बुरा कौन बनेगा दुनिया के सामने? आप बनोगे। क्या कर रहे हो भाई? कमजोर आदमी है, दुबला पतला, कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? अब एक्सप्लेन करते रह जाओगे, किसी ने देखा? ये दिक्कत होती है जब आप सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का रिप्लाई कन्वेंशनल वॉरफेयर से देते हो। सब कन्वेंशनल मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कराना, मर्डर कराना, दंगी करवाना, ये सब कन्वेंशनल। तो सब कन्वेंशनल का जवाब यू हैव टू गिव इट विद सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है। बॉम्ब ब्लास्ट का जवाब बॉम्ब ब्लास्ट। मेरे बच्चे मरे, आपके नहीं मरेंगे। जब तक आपको वहां दर्द नहीं होगा बच्चे खोने का, आप समझोगे नहीं। लेकिन इंडिया की पॉलिसी नहीं है ना, वसुधैव कुटुंबकम है, विश्वगुरु है, 10 तरह के प्रेशर हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी में लगे रहते हैं सब। तो क्या कर सकते हैं? हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, सबको विश्वगुरु बनना है। तो विश्वगुरु के साथ कीमत भी आती है, तो कीमत पे करो फिर। यही बीमारी नेहरू को भी थी, विश्वगुरु बनने की, कबूतर उड़ाने की, तो हुआ। इंदिरा गांधी को बीमारी नहीं थी, इंदिरा गांधी को बीमारी नहीं थी तो बेचारी फिर कीमत पे की अपनी। भैया आप ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। तो इज अ प्राइम एग्जांपल व्हाट नेहरू हैज डन इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इंदिरा गांधी हैज डन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। बट आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि कुछ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। यार दूसरा मैसेज कि भाई वी विल नॉट सिट। मैं कहीं ट्विटर पे देख रहा था कि देयर इज नो अमन की आशा, इट्स ओनली ब्रह्मोस की भाषा। ठीक है, मैंने, मेरा नहीं किसी और का है, आई जस्ट रेड इट। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, बात सही है कि भैया वी हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन कि तुम कुछ भी करो, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। दैट इज हमारा ऑफिशियल ये स्टैंड है अब इंडिया का, है ना जी। तो इट्स अ गुड मैसेज। तो ऑपरेशन सिंदूर वाज अ मैसेज, एक इंटरनेशनल पैगाम हमने भेजा है कि भाई अब तो ये होगा। बट मेरा मानना है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से इंटरनेशनल सपोर्ट आपका घटता है और आप एक अग्रेसर की तरह इंसान को दिखते हो। तो आप, उन्होंने कश्मीर में किया तो आप बलूचिस्तान में काम स्ट्रॉन्ग करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको आप सपोर्ट करो, ट्रेन करो, है ना। बट मैं, ऐसा कोई इंडिया का हाथ नहीं है बलूचिस्तान में। देयर इज नो हैंड्स ऑफ इंडिया, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, हम बहुत, वी आर पीस लविंग कंट्री। ठीक है जब तक छेड़ा ना जाए। वी आर नॉट इन विदाउट उनका खुद का बलूचिस्तान। वो पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया उसके पीछे है, बट वी आर नॉट बिहाइंड इट। एटलीस्ट हमारा ऑफिशियल स्टैंड सही है। सिंस मैं एक इंडियन नेवी का ऑफिसर रहता हूँ तो आई विल गो बाय व्हाट इंडिया सेज ऑफिशियली। भाई उन्होंने जो पेपर पे निकाला मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो इसकी कट क्लिप करके पाकिस्तान आर्मी चीफ को भी चलाएगा, चलाते रहते हैं वो। हमारे यहाँ के जितने लोग होते हैं कि क्लिप कट करके वजह सबूत चलाते हैं।
तो मैं आई एम नॉट फूल लाइक एयर मार्शल औरंगजेब जो टैक्टिकल ब्रिलियंस माने पुलवामा को, हम बलूचिस्तान को नहीं मानते हमारा कुछ। वो आपकी खुद की करतूत है, आपने परेशान किया वहाँ के लोगों को, उनका खुद का रिवॉल्यूशन है वो। तो ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं, सभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ये होना कितना जरूरी है? क्या एनिमीज को क्या मैसेज आता है इससे? यार जरूरी तो अमेजिंग है। सी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, सम टेक्निकल डिटेल्स। अभी तक इंडियन एयरफोर्स वाज 4th 5th लार्जेस्ट बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वी हैव टोल्ड द एंटायर वर्ल्ड कि वी आर द 3rd बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए एंड चाइना। क्या टेक्निकल हमने एक्सपर्टीज दिखाई है यार। पाकिस्तान कमजोर है हमसे, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है। सारे इस्लामिक मुल्कों में से पाकिस्तान या न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान मिलिट्री इज वेरी गुड मिलिट्री। हमने उनको हराया है, धूल चटा दी हमने। हमने 2 यहाँ पर ड्रोन्स यूज किए थे, हैरोप ड्रोन्स एंड स्काई स्ट्राइकर्स। हैरोप ड्रोन्स क्या करते हैं, दे आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस। लॉइटरिंग मतलब ये आएंगे, लॉइटर करेंगे, ऐसे घूमेंगे, होन करेंगे। पाकिस्तान के पास एक रडार है, उसका नाम है TPS-77, वो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो TPS-77 जो काम करता है वो 1200 से 1400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो हमने हैरोप ड्रोन जो था, हैरोप ड्रोन की हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 1200 से 1400। ठीक है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी तुम्हें जहां मिले अटैक कर देना। हमें पता नहीं कहाँ पे रखे उन्होंने, क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इंटेलिजेंस मिल गई। हमारे रॉ के बंदे, सबके बंदे यार, ह्यूमन इंटेलिजेंस हर जगह होता है। ISI के बंदे यहाँ हो सकते हैं, हरिद्वार में हो सकते हैं, रॉ के बंदे कहीं भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस गिव अस द इनपुट कि ऑन दिस फ्रीक्वेंसी रडार ऑपरेट्स। इस फ्रीक्वेंसी पे वहाँ का सिस्टम ऑपरेट करता है। वो हम कहीं से भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे कोई लड़की ने फोटो डाल दी पापा के साथ, मेरे पापा फौज में है, पीछे में मुझे रडार सिस्टम दिख गया, वहाँ से फ्रीक्वेंसी मैंने गूगल की, भाई कौन सा रडार है, ये पता चल गया। तो बहुत कुछ इट्स, आपको लगता है कि एयरफोर्स लड़ रही है, आर्मी लड़ रही है, नहीं, एक एक कंपोनेंट लड़ रहा होता है एक देश का। नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो लड़ रही होती है, रॉ लड़ रही होती है। बंदे जो कभी सामने आते नहीं, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं एक एक इंफॉर्मेशन के लिए। तो वहां से इंफॉर्मेशन हैरोप के पास आई, हैरोप की हमने फ्रीक्वेंसी सेट की, उस लॉटरिंग म्यूनिशन वो गया एंड लॉन्टर्ड, घुमा, होन किया, कहाँ दिख गया उसको, वहां गया। और इसको कहते हैं कमिकाज़े ड्रोन्स, मतलब सुसाइड ड्रोन्स। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि उन्होंने फोटो अपलोड की, देखो हमने इतने ड्रोन गिरा दिए। भाई आपने गिराया नहीं है, वो हमारे सुसाइड ड्रोन्स थे। उनका काम ही था, वो अपने आप में म्यूनिशन कैरी करते हैं कि वो जाएंगे और अपने आप को तबाह कर देंगे। तो ऐसे करके हमने उनके रडार तबाह किए, हैरोप ड्रोन से। और दूसरा ड्रोन यूज किया था स्काई स्ट्राइकर्स, दोनों हमें इजराइल ने दिया, वेरी गुड फ्रेंड। स्काई स्ट्राइकर के पास क्या होता है, इसमें पहले से ही प्री डिटरमाइंड आपको पता रहता है लोकेशन कहाँ पे हमें अटैक करना। पहले से इसे डिसाइड कर दो, फीड कर दो, लोकेशन डाल दो, ये वहां जाएगा, सीधा वहां जाके अटैक कर देगा और अपने आप को तबाह कर देगा। तो हमने दिखाया कि हमारे पास कितनी ड्रोन सुपीरियरिटी है। दिस वाज अ मैसेज टू द वर्ल्ड। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि आतंकवादी नहीं मरे हैं, मासूम बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं। तो ये कैसा, मतलब एक पर्सपेक्टिव है, आप कैसे देखते हो इस चीज? 100+ टेररिस्ट्स हैव डाइड। जब पाकिस्तान में डेथ हुई, अब डेथ के ऊपर देखा होगा पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग रखा हुआ है, नेशनल फ्लैग रखा हुआ है। हम सिविलियंस को नेशनल फ्लैग रखते हैं क्या? हमारे यहाँ भी सिविलियंस मरे हैं, हमने तो नेशनल फ्लैग नहीं दिया। आपने नेशनल फ्लैग दिया, मतलब कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो मरा आपका। औरत बच्चों के लिए आप नेशनल फ्लैग तो नहीं लगाते हो, है ना? और हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं जहाँ पाकिस्तान आर्मी, कभी ऐसा होता है क्या औरत बच्चे मरेंगे तो आप पाकिस्तान आर्मी जाके खड़ी रही वहाँ पे? हाँ, सो दिस इज क्या मैंने कहा ना कि जब झूठ बोलना होता है किसी को तो कुछ भी बोल देता है ना। पाकिस्तान जो हम सो बेशरम, दैट ही नोज मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, आई डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, सो मैं लाइव कर दूंगा, बाद में सॉरी बोल दूंगा। जैसे मीनिंग आई विल नॉट टेक पॉलिटिकल पार्टीज नेम, बट ऐसे करते हैं वो, कुछ भी बोल देते फिर बाद में माफी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। तो दे हैव अंडरस्टूड, दैट्स व्हाट पाकिस्तान डज। तो औरत बच्चे तो यस, कुछ फैमिली वाले भी डेफिनेटली दे हैव डाइड, बट देन दैट इज नॉट, हम इतना नहीं देखेंगे। हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि वो मस्जिद जो है मौलाना मसूद अजहर की है, एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड ऑन रिकॉर्ड बाय वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान। दे हैव टोल्ड इट इन वीडियोस, ठीक है, कि जो 2 मस्जिद तबाह हुई है, वो एक मस्जिद बहावलपुर की जो है वो मौलाना मसूद अजहर की है, और दूसरी भी एक लश्कर तैयबा के किसी लीडर की है जो POK में। तो वो मस्जिदें हमने तबाह की हैं, उनमें टेररिस्ट मरे हैं, यस।
अब इतना बड़ा जब मिसाइल आप अटैक करोगे तो हो सकता है यार उसके कुछ इफेक्ट इधर उधर गए हों, बट इतना हम सोचेंगे तो लड़ेंगे कैसे? सही। हाउ विल यू फाइट अ वॉर? आई डोंट अंडरस्टैंड। डू यू हैव एनी बेटर ऑल्टरनेटिव? तो मुझे बताओ, हम उस तरह से लड़ेंगे फिर? भाई लड़ाई तो ऐसे नहीं होती, है ना? आपने भी मासूम मारे थे, मासूम तो मासूम होते हैं, उनकी भी कोई नेशनैलिटी होती नहीं है। तो आपने तो फिर भी वो सोच के मारा था, हमने तो वो सोच के नहीं मारा। तो इसी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि कोई इनोसेंट मरा है, नो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दैट, बट कुछ हुआ हो तो एक और दस दे में यार। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि प्राइवेसी के ऊपर, है ना? प्राइवेसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है उसमें, है ना? कि मतलब जो जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये प्राइवेसी नहीं, प्राइवेसी रखते हैं ज़्यादा ही। तो अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ना तो उन्होंने व्हाट्सएप को आने दिया, ना फेसबुक को आने दिया, ना इंस्टाग्राम को आने दिया, ना यूट्यूब को आने दिया उन्होंने, लेकिन सब अपने बना रखे हैं। मतलब व्हाट्सएप उनका अपना है, फेसबुक उनका अपना है, मतलब वैसे ही एप्लीकेशन उनका अपना चल रहा है। और वो पूरी प्राइवेसी प्राइवेसी कुछ नहीं रखते, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में सारा डेटा। See, China, first of all, is not a communist country. I have seen communists of my country, they are praising China like anything. China is the real nationalist communist. China is very clear about Chinese expansionism, Chinese interest, Chinese nationalism. जिस दिन हमारे कम्युनिस्ट वो भाषा बोलने लगे, है ना, उस दिन आई विल स्टार्ट सपोर्टिंग कम्युनिज्म यार। आप राष्ट्रवाद पकड़ के तो देखो, चाइना इज ट्रू नेशनलिस्ट। उसके लिए फ्रीडम, जस्टिस, ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद। उसके लिए आपको राइट टू प्राइवेसी का भी हनन करेगा वो, उसके लिए वो माइनॉरिटी को भी कूटेगा वहाँ पे, वीगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है। दाढ़ी वो चाइना तो करता ही है, वो अपने आप को नोटिटर करता रहता है, सब कुछ करता है वहाँ पे। आप प्रोटेस्ट ओपनली नहीं कर सकते हो, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। वी हैड हर्ड कि अभी जैक मा ने कुछ बोला था, कुछ दिन के लिए गायब हो गया था, और वो वंस ही स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, दैट्स व्हाट वी हर्ड ऑन सोशल मीडिया। तो यस, प्रेस फ्रीडम तो वहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली बात। एंड दे हैव अ वेरी गुड मॉनिटरिंग स्कीम, दे एक्चुअली मॉनिटर। चाइनीज अपने सिविल्स को बहुत कंट्रोल में रखती है, तभी सिविल्स वहाँ पे काम करते हैं। हमारी तरह पीजी कॉलेज में जाके छात्र राजनेता नहीं करते, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वो एआई पढ़ते हैं, ब्लॉकचेन पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो देश ग्रो करता है। आप यही सब पढ़ोगे यहाँ पे, जातिवाद पढ़ोगे, जाट गुर्जर पढ़ोगे, देसी पहाड़ी पढ़ोगे, हिंदी तमिल पढ़ोगे, मराठा राजपूताना पढ़ोगे, तो करोगे। जब आपको बिहारी को अपने से छोटा समझना है, पहाड़ी को अपने से छोटा समझना है ना, या हिंदी को तमिल से छोटा समझना है, तो जब यही सोच है आपकी तो फिर रहो, यही करने आप आए हो। चाइना की अगर सोचना है कि राष्ट्रवाद सबसे पहले, काम सर्वोपरि, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहना अच्छे से, जीडीपी बढ़ानी है। कितनी सारी स्ट्रगल्स होने के बावजूद टफ सिचुएशन में इंडिया आज 4 पॉइंट कुछ ट्रिलियंस पे है। कितनी बड़ी बात है यार। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो लगभग 2.5%, 2.3% हमारा जीडीपी शेयर था, ग्लोबल जीडीपी शेयर। गुप्ताज के टाइम पे 25% के आसपास था। वहां से हम 2.5 पे आए, आज हम ना एटलीस्ट 680 बिलियन डॉलर हमारा वो है, फॉरेक्स रिजर्व है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट जीडीपी है ना। पाकिस्तान वहाँ पे 43rd लार्जेस्ट जीडीपी है, और हम तो कंपेयर भी नहीं करते उससे। तो यस, चाइना इज इंस्पिरेशन टू अस इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, बट हमारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाइनीज मॉडल कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदत हो गई है ना फ्री रहने की, रूल नहीं फॉलो करने की, थूक फेंके फाइन लगा दो तो एमएलए को कॉल कर देने की आदत है ना उनको गर्व महसूस होता है। हमें रूल कैसे फॉलो करा दिया, इंसल्ट है उनकी। मैं अपनी बात नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, हम सबकी आदत है। आपकी भी अगर आज आपको ऑप्शन दे दूं कि हरिद्वार के टिकट में जो आपका टिकट है वो कॉल से हो जाएगा, मेरा दोस्त बंदा, क्यों, मैंने आज तक बंदा नहीं देखा कहा नहीं भैया मैं नहीं करूँगा, मैं लाइन में जाके लगूंगा और वहीं से टिकट लूंगा। आप ऐसा करोगे तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, तो क्या कर सकते हैं, माइंडसेट ऐसा है, दिस हैज टू चेंज। लाइसेंस में गाड़ी चला के नहीं दिखानी पड़ती, ऐसे ही बन जाते हैं यहाँ पर। उसको गर्व से बताते भी हैं, ये नहीं कि शर्म से चुपचाप रखें। वी विल प्रोजेक्ट इट कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे यहाँ आरटीओ खुद आता है लाइसेंस बनाने के लिए, बैंक का मैनेजर खुद आता है कि फॉर्म भर दीजिए सर। गाने में तो ऐसे होते हैं हमारे, है ना, सरकार तो साडी अपनी है ना, मैं चल रहा हूँ तो एसपीडीसी सब खड़े हो जाते हैं। माइंडसेट ही है ना ये सही कि मैं चलूँ तो एसपीडीसी खड़े हो जाए, ऐसे हो जाए बिल्कुल जी, है ना। मुझे नहीं ऐसे होना पड़े, मैं ऐसे चलूँ, 5 लोग मेरे आगे पीछे घूमे, मेरे पास थार हो, स्कॉर्पियो हो और एसपीडीसी खड़े हो जाए,
सरकार तो साडी अपनी है। माइंडसेट ऐसा है, मेरा सबका माइंडसेट ऐसा है। जिसको नहीं मिलता ब्रो गाली देने लगता कमेंट सेक्शन में आईएएस ऑफिसर को, ओहो रॉयल एंट्री, जनता का काम भी कर दो कभी, यूट्यूबर आईएएस। वाह बेटे, हाँ अभी मैं तुम्हें दे दो, तुम भी यही करोगे। हर छोटे भैया नेता जैसे मेयर का इलेक्शन चुनाव जीत के कोई काउंसिलर बनता है तुरंत रेड मारने लगता है। तो पार्षद भी यही कर रहे भाई यही कर रहे हैं, हैं। मेयर तो दूर की बात है, लोग पार्षद बन के भी यही कर रहे हैं। तो लोगों को मजा आ रहा है। वो तब तक ही है जब तक मुझे ना मिले शक्ति। मुझे मिल तो जाए एक बार, फिर मैं भी उनकी टीम में शामिल हो जाऊंगा जाके। एमएलए ये है माइंडसेट यार भारतीयों का। इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। अच्छे लोग भी बहुत हैं यहाँ जो रूल फॉलो करते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, है ना। हम आप जैसे लोग हैं जो, मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बट आपसे बहुत अच्छे लोग हैं, तो डेफिनेटली कंट्रीज ऑन राइट ट्रैक। आपने तो देश को सर्व किया है सर, उससे बड़ी कोई जीते नहीं है मेरे हिसाब से। थैंक यू। जी। सो जैसे जब भी कोई वॉर की सिचुएशन बनती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उसमें नेवी का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। सी आई विल टॉक इन अ वेरी रियलिस्टिक वे। ये एक काव्यात्मक बात है कि इंसान की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर आप आज इंश्योरेंस देखेंगे तो हर की वैल्यू है। मैं अगर मरता हूँ, मैं अगर ऑफिसर हूँ, तो मेरी वैल्यू है 1 करोड़, 1.2 करोड़। उसका उतना पैसा मेरे माँ बाप को मिलेगा। मेरा भाई भी अभी फौज में है, ठीक है, और मैं सर्विस नहीं बताऊंगा, है ना, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज चलेगी, बट ही इज इन फौज। उसकी भी एक वैल्यू है यार, सरकार ने वैल्यू निर्धारित करके रखी है 1.2 करोड़। क्योंकि ऐसे हम कितना देंगे, आप खुद सोचो यार। ऐसे तो बंदे हमारे जब शहीद होंगे तो कितना, फिर तो खजाने खाली हो जाएगा देश का। अगर हम लॉजिकली सोचे तो सरकार ने वैल्यू डिसाइड कर रखी है। जवानों की भी ऐसे 70-80 लाख करीब है। और वो ऐसा नहीं कि जवान ऑफिसर की कोई कम ज्यादा, वो अपना पैसा खुद पे करते हैं। इंश्योरेंस स्कीम में ऑफिसर अपना पैसा खुद लगाता है, जवान अपना पैसा खुद लगाता है। तो नेवी के इन्वॉल्वमेंट से पहले हमें जानना होगा कि नेवी के इक्विपमेंट इंसान में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंसान की वैल्यू होती है, इस इंसान की वैल्यू नहीं है। दिस इज अ वेरी पोइटिक थिंग टू से, कवि की भाषा है ये, बट इंसान की वैल्यू होती है। आज जब हमारे नदी में कोई बहता है तो उसको पता है 25 लाख मिलते हैं, भैया इतनी वैल्यू है। माँ बाप के लिए बहुत नहीं होगी, बट राष्ट्र के लिए, देश के लिए, कभी के लिए हम कह देंगे अच्छी अच्छी बातें बनाने के लिए कोई वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन सबकी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। तो यार एक अगर मैं मरता हूँ देश के लिए, फौज के लिए, देश को सिर्फ 1.2 करोड़ का नुकसान होगा। मेरी माँ बाप को दुनिया का नुकसान होगा, ये देश को कुछ खास नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैं गया तो 1000 बंदे खड़े हैं यार मुझे ज्वाइन करने के लिए, मेरी सीट लेने के लिए मारवारी लग जाएगी, ठीक है। लोग खुश होंगे, भाई एक जगह खाली हुई जल्दी से भरो। मैंने रिजाइन जैसे किया है तो क्या नुकसान हो, क्या कुछ, भाई सीट खाली हुई, अगला इंडिया, अगला सीडीएस हुआ, बंदे भर गया। ऐसे ही होता है। बट इमेजिन करो आपने कुछ 2 बिलियन का एयरक्राफ्ट लिया है, ठीक है, ये तो 23 बिलियन का कोई वॉरशिप लिया आपने, कोई सबमरीन लिया आपने करोड़ों की। अब करोड़ों की सबमरीन है वो अरब की सबमरीन। अगर एक सबमरीन वहां पे, अगर एक वहां पे टॉर्पीडो पड़ गया, मिसाइल वहां पे पड़ गई, वो तो गया। अब आप खुद बताइए कि हम कैसी वॉरफेयर चाहेंगे, जहां पे हमारा एसेट लॉस हो, कि एसेट लॉस कम से कम। हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यार वर्ल्ड की, चाइना को क्रॉस कर दिया। अब खुद बताओ कि इंसान की डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक इकोनॉमिक्स आप देखो, सप्लाई बहुत है हमारे पास ह्यूमंस की यार, तो जाहिर सी बात है हम ह्यूमंस को कम मानेंगे। ऐसा ही लोग मानते हैं, कम ही मानते हैं। तो नेवी बहुत एक एक्सपेंसिव सर्विस है, नेवी के एसेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया तो देश का बंटादार हो जाएगा यार, गलती से कुछ हो गया तो सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी है, सबके साथ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अपनी नेवी को भी डिप्लॉय नहीं करता है ज्यादातर। हम सब अलर्ट रहते हैं, क्योंकि नेवी अगर घुसी तो साक्षात डिस्ट्रक्शन निश्चित है। क्योंकि जब इतना बड़ा एसेट हमने खतरे में डाल दिया है, अपनी सबमरीन खतरे में डाल दिया यार, करोड़ों डॉलर की आती है, ठीक है, करोड़ों डॉलर की शिप्स हैं, करोड़ों डॉलर्स के हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, उसको जो हमने स्टेक पे ला दिया, तो अब तो कुछ सीरियस वॉर होगी। सीरियस वॉर होगी तो फिर नुकसान की सीरियस होगा। तो नेवी जनरली इसलिए इन्वॉल्व नहीं होती, बिकॉज इट विल ब्रिंग हैवॉक, डिस्ट्रक्शन आ जाएगा नेवी इन्वॉल्व होगी तो हम एस्केलेशन जो होती है, वो एस्केलेशन एक लैडर होती है, उसको हम धीरे धीरे एस्केलेट करते हैं। पहले हम अपने बंदे लड़ते हैं, पहले हम शेयरिंग करते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम बिहाइंड द लाइंस ऑपरेशन करते हैं, थोड़ा सा उधर घुस के मार दिया किसी को, उधर से इधर आ गए, सो बिहाइंड द लाइंस ऑपरेशन, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना होगा जी। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर लॉन्ग, मतलब नॉट मी एज अ कंट्री, इंडिया। सो ऐसे करते हैं, फिर हम कुछ ड्रोन्स बेचते हैं, फिर हम मिसाइल्स बेचते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तब लास्ट में लगता है यार अब न्यू लाना ही पड़ेगा। तो जो 1971 में हुआ था,
जी नेवी आई तो एक अलग देश बन गया भाई, देयर वाज अ डिफरेंट कंट्री व्हिच वाज क्रिएटेड, वो आज देख सकते हैं आप बगल में। But- तो दैट इज द रीजन कि व्हाई नेवीज आर नॉट इन्वॉल्वड इन देम। उस देश की नई बात तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो एहसान नहीं मानते हैं, वो अभी हम पे दोबारा से चढ़ रहे हैं। वही बात है, क्या कहें, रेडिकलाइज्ड लोग हैं, एहसान मानने वाले बहुत कम लोग हैं वहाँ, जो हैं वो मानते हैं। जैसे वहाँ का आर्मी चीफ जो है जनरल रहमान, उस वेरी 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 गुड गाय, वेरी सेंसिबल गाय, वेरी शार्प, doesn't speak against India, doesn't speak against government, doesn't never spoke against Sheikh Hasina, and never speaking against this guy also, Yunus also. सबके साथ तालमेल बना के चलता है वो बहुत शार्प, बहुत अच्छी बुद्धि है उसकी। तो बचपन से जैसे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो मूवीज़ से हम काफ़ी ज़्यादा, एक तो भारत के अंदर है कि हम इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना मूवीज़ देख करके, जो बॉलीवुड सिनेमा है। तो हमने देखा गया है कि ना ज़्यादातर जो हमारी थल सेना होती है उसके ऊपर ही, उनकी ब्रेवरी के ऊपर या उनके हीरोइक मोमेंट्स के ऊपर ही मूवीज़ हमने देखी है बचपन से। एयरफोर्स के ऊपर अब थोड़ी आने लगी है, बट नेवी के ऊपर हमने ऐसी मूवीज़ कभी देखी नहीं है ये बनती हो। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब नेवी को कभी ऐसा ग्लोरीफाई ज़्यादा किया नहीं गया मूवीज़ में? देखिए, नेवी जब भी इन्वॉल्व हुई है, इट हैज बीन इन्वॉल्व एट द प्राइस सर्विसेज ऑपरेशन। 1971 जब नेवी आई तो नेवी अकेली नहीं लड़ी थी, सब कुछ लड़े थे। मैंने कहा जब भी नेवी लड़ती है तो कुछ, नेवी आई मतलब अब नेवी नहीं आई है, पूरा देश आ गया है बड़ा ना, अब कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, सब लड़ रहे हैं मिलके। तो इन जनरल हम चाहते हैं कि आर्मी ही ऑपरेट करे, आर्मी से ही हो जाएगा, एयरफोर्स से हो जाएगा, है ना, नेवीज को हमें इन्वॉल्व ना करना पड़े, उनके एसेट लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1971 को छोड़ के उसके बाद थोड़ा बहुत हमारा रोल 1999 में था, कारगिल वॉर में, वहाँ के हम तैनात थे, वी वर रेडी, कि नेवी हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है। तो मूवीज़ बनी है काफ़ी सारी, बट स्पेशली एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड 1971 ओनली। उसके बाद के जितने ऑपरेशन हुए हैं, प्लस कश्मीर में जो भी हो रहा है, तो नॉर्थ इंडियन ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं आर्मी से। नेवी के ऑपरेशंस जो हैं कुछ कुछ तो हुए हैं, जैसे अक्षय कुमार की मूवी थी यार, जहाँ से वो बंदूक बचा के लाया था, तो नेवी का रोल तो बहुत एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट। और यहाँ पे भी जाफना में जो अटैक हुआ था, जिसमें वो जो मूवी है जॉन अब्राहम की, जिसमें ही हैज़ प्लेड द रोल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, ही हैज़ गॉट टू श्रीलंका, वहाँ पे लड़ाई हुई उनकी, उसमें भी नेवी का थोड़ा बहुत रोल था। नेवी का तो क्या है, बहुत ज़्यादा रोल था इसमें। तो श्रीलंकन जब एलटीटी के साथ हमारी वॉर हुई थी, बहुत, हाँ, मद्रास कैफे हुई थी, उसमें नेवी का रोल बहुत था। मैंने कहा ना, नेवी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कभी नहीं करती है, इट इज़ ऑलवेज डन व्हेन एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड। ये हमारा सबसे बड़ी चीज़ हाथी है हमारे पास यार। आपने देखा होगा कभी भी आप हाथी को अकेला नहीं करते हो, सामने नहीं करते, किसी वॉरफेयर में आप देख लो, घोड़े जाएंगे, प्यादे जाएंगे, बंदे जाएंगे पहले, हाथी पीछे रहता है, राजा बैठा रहता है उसमें ऊपर, और साल उसको घेर के रहते हैं, भैया इसको बिठा के रखो, रहता। सो दैट इज व्हाट नेवी इज, एंड वी ट्राई कि यार ये ना ही आए तो बेहतर है, इसीलिए इस पर मूवीज कम बनती है, बट हाँ बहुत सारी बनी है। इनफैक्ट जो मूवी ये है इसकी क्या नाम है, ये एक्टर रणबीर कपूर की पत्नी कौन है, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की एक मूवी थी ना, वो जो गई थी पाकिस्तान गई थी, वहां पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन उसने किया था, राजी राजी। राजी राजी का ट्रू स्टोरी, राजी के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने वो लिखी है मैगजीन, सॉरी वो जो नॉवेल लिखी है राजी की, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर हरिंदर सिक्का। तो लेफ्टिनेंट कमांडर सिक्का ने लिखी है, ये वो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे, एंड ही इज अ नेवल ऑफिसर, तो उन्होंने ये लिखी है राजी, एंड इज अ ट्रू स्टोरी। एंड तो उसमें आप देखिए नेवी का रोल है। तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन तो नेवी नहीं करती है, इट इज ऑलवेज अबाउट वेट एंटायर नेशन गोज फॉर वॉर, इसमें रॉ आईबी सब लगी रहती है। सही। अरे आप, उनका काम है वो, आप हम तो चलो तैयार बैठे हैं, मिसाइल है हमारे पास, कहाँ अटैक करना बताओ, तो वो हमें इंटेलिजेंस डाल देंगे। तो इट्स नेवर विच इंडियन नेवी गोज फॉर वॉर, इट इज द नेशन विच गोज फॉर वॉर। एंड जो छोटी बहुत चीज़ें हैं वो आर्मी संभाल लेती है, आर्मी इज वेरी कॉम्पिटेंट, स्पेशली सर्जिकल स्ट्राइक्स, बिहाइंड द एनिमी लाइन ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छे से करती है इंडियन आर्मी, उसका काम है, दे आर वेरी गुड एट इट। जैसे अभी बॉलीवुड पे अगर हम आ चुके हैं, तो थोड़ा सा जैसे अभी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी ट्वीट नहीं किया, बल्कि सीज फायर होने के बाद कुछ लोगों ने फटाफट लिख दिया कि चलो थैंक गॉड सीज फायर हो गया। तो काफ़ी सारे मतलब सेलिब्रिटीज़ के ऊपर अभी बात हो रही है कि मतलब वो, उन्होंने कुछ बोला नहीं इस मैटर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ प्रॉपर अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं ऐसे टाइम पे। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ को पता है कि हम जो हैं वो ऐसे ही हैं, हम ना मतलब
थूक दो, बोझ के फिर गले लगा देंगे। दैट इज हाउ वी इंडियंस हैव बीन। अभी देखना इन्हीं सबको गले लगाएंगे आप। आतिफ आएगा, देखना हम सब पैसा लेके चले जाएंगे नाचने के लिए उसकी कॉन्सर्ट में। दैट इज गोइंग टू हैपन। तो पाकिस्तान को पता है कि ये ऐसी कौम है, इस मुंह पे थूक दो फिर गले लगाने आ जाएगा ये। तो आराम से थूक देता है वो, जैसे थूक दिया। अब हमारे जो खुद के बंदे हैं उनमें इतना गट्स नहीं है, उनको लगता है सपोर्ट बेस चला जाएगा। सपोर्ट बेस करके बहुत तो सीरियस है वो लोग। जैसे आपने रणबीर इलाहाबादी में देखा था, ही वाज सो कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तानी पीपल। इट्स ट्रू एंड वी आर आल्सो नॉट अगेंस्ट पाकिस्तानी पब्लिक, बट उस समय वो सेंटिमेंट नहीं थे ये बात कहने के, है ना। इट इज नॉट पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन आर्मी विद फाइटिंग। इंडियन आर्मी इज फाइटिंग फॉर अस बिकॉज वी हैव टोल्ड देम टू फाइट। अपनी मर्जी से फाइट नहीं कर रही इंडियन आर्मी। वो भी चाहे तो चाय पकौड़ा खा के गोल्फ खेल सकती है पाकिस्तान आर्मी की तरह, और से हैव चोजन टू फाइट बिकॉज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज टोल्ड देम कि आप लड़ो, एंड दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग। सो सेइंग दिस कि पाकिस्तानी इट्स अ वॉर बिटवीन टू आर्मी, नो, नॉट एट ऑल। तो इनका सपोर्ट बेस चला जाएगा यार। पीपल अब हमारे इंडिया में इतने सारे ऐसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीपल हैं जिनको गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है। वो देश को, मैं सच बता रहा हूँ, कल को अगर पंजाब अलग हो जाए, कुछ सेगमेंट ऐसा है जिसको फर्क पड़ेगा ही नहीं। कश्मीर अलग हो जाए उन्हें फर्क पड़ेगा ही नहीं। तमिलनाडु अलग हो जाए उन्हें फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो आज़ादी के नाम पे, विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, और ये प्रोपेगेंडा लगा के कि तुम किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते, इसके नाम पे सब कुछ जस्टिफाई कर देंगे। तो कौम ऐसी है ना यहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। हिंदूज में भी ज्यादातर हिंदूज ही हैं, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो ऐसे हैं वो ज्यादातर हिंदूज ही हैं। मुसलमान बहुत क्लियर है पहले से, वो आपकी तरफ है तो है, आपकी तरफ नहीं है तो नहीं है। एक्टिंग नहीं करता मुसलमान, हिंदू एक्टिंग करते हैं। यहाँ के चोआ पहन लेंगे और असली रंग दिखाएंगे, तब हेल्प करने की बारी आएगी, तब हार खींच लेंगे। बॉलीवुड इज लाइक दैट यार। अभी एक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, ज्योति मल्होत्रा, इसका भी वो आया कि वो स्पाई कर रही थी मेरे को। क्यों कर रही थी, क्या कर रही थी, वो तो वही बताया। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी भाई कि स्पाई करने की जरूरत पड़ गई। हाँ, कहीं गलती से फंस गए हो तो बता दो। हो सकता है गलती से फंस जाए कोई, यार हम कहीं कहीं गए, किसी मेरी वीडियो बना ली नहाते हुए, अब बैक तो बताओ हमें। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। हमारी इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर गया था बांग्लादेश कोर्स करने के लिए, स्टाफ कोर्स। वहां पे उसको एक लड़की ने हनी ट्रैप कर लिया। वेरी स्मार्ट ऑफिसर। सबसे पहले हनी ट्रैप होने से पहले उसने चुपचाप हेडक्वार्टर को बता दिया कि भैया मुझसे गलती हो गई है, मैं हनी ट्रैप हो चुका हूँ। तुरंत उसको बाहर बुलाया, वापस बुला लिया उसको इंडिया ने। टॉपिक क्लोज। आप जब फंस चुके हो, पहली व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, इमीडिएटली टेल योर गर्लफ्रेंड, पत्नी, माँ बाप जो भी है कि आपको ब्लैकमेल कोई कर रहा है, इमीडिएटली। अब जो लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो दलदल में फंसते जाते हैं। कुछ तो मजबूरी रही होगी ज्योति की, which after investigation we will come to know. But yes, she has visited Pakistani embassy. She has been in touch with Pakistani embassy officials. अब सोचो पता करने में इतना टाइम लग गया। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, आपने बच्चे के हाथ में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल सेट्स दे दिए हैं। ठीक है, स्कूल के बच्चों के हाथ में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, आपको पता नहीं। एन्क्रिप्शन है, कुछ नहीं। मानो आज कोई बंदा एसिड अटैक की प्लानिंग कर रहा हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, कैसे पता करोगे आप? जब हो जाएगा तब पता करो भाई। पुलिस तो तब आएगी ना जब क्राइम हो गया, और उससे पहले वो मॉनिटर करे आपकी चैट्स, ये परमिशन आपने दी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। देयर इज अ लॉ इन इंडिया, राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर आपकी एमएमएस कोई वायरल हो गई है गलती से, आप कोर्ट में जाओ, कहो सर मैं भूलना चाहता हूं अपने आप को इंटरनेट से, राइट टू बी फॉरगॉटन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी एमएमएस वायरल हो गई है। कोर्ट विल डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू टेक डाउन all the videos from all the platforms of this person. This is a fundamental right of citizens of India, the right to be forgotten, कि आपको लोग भूल जाएं और सारी वीडियो डाउन हो जाएंगी। आपने कई बार देखा होगा जो एमएस वायरल होती है आपको कभी दिखेगी दिखेगी नहीं, कैसे दिखेगी आपको? इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं यार इंडिया में। गवर्नमेंट इज डूइंग सो गुड, सब इतना कर रहा है आपके लिए, है ना। तो डेफिनेटली वी आर ऑन राइट ट्रैक। पीपल आते हैं, पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अच्छी चीजें भी है देश में, है ना। ये भी हो सकता है ना कि ज्यादातर लोगों को लॉस की जानकारी भी ना हो। हाँ, राइट टू बी फॉरगॉटन की जानकारी तो जनरली लोगों को नहीं होती है। लड़कियां डर जाती हैं, लड़के डर जाते हैं कि यार मेरा ब्लैकमेल कर दिया, क्या होगा। ब्लैकमेल पहला क्राइम बंदा वो करता है जैसे वो ब्लैकमेल करता है। और आपने पक्का कोई क्राइम नहीं किया होगा, है ना। आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जो आप डरते हो कि मेरी इज्जत चली जाएगी, है ना। बस उतनी सी बात है कि नहीं। पर ठीक है, लोगों को पता नहीं, लोग डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। ज्योति के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जब ये वॉर लाइक सिचुएशन एक चल रही थी 3-4 दिन, है ना, पाकिस्तान के साथ अभी, तो
काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कुछ मीडिया हाउसेस भी मैं कहूँगा, ऐसे थे जो बार-बार लिख रहे थे वी डोंट नीड अ वॉर, मतलब से नो टू वॉर, वी वांट पीस, है ना? तो इनको कैसे देखते हो आप? क्या इनको मतलब एंटी नेशनल स्पीच देने के लिए या ट्वीट्स करने के लिए क्या ऊपर से फंडिंग आती है? देखिए, कुछ लोग तो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, दे आर कम्युनिस्ट, दे आर लिबरल्स, इनका एक गैंग है, ठीक है? वैसे मैंने ओवरग्राउंड वर्कर कहा था ना कश्मीर में, तो दे आर ओवरग्राउंड वर्कर्स फॉर नक्सलाइट्स, माओइस्ट्स, टेररिस्ट्स हू आर कॉट इन इंडिया। आपने देखा होगा एक बंदा कपिल सिब्बल, पता नहीं उसको कौन फंडिंग देता है कि हर टेररिस्ट का केस ले लेता है वो। शर्जील इमाम का केस भी कोई लड़ रहा होगा अभी इंडिया में? अभी भी जो टेररिस्ट हुआ है, जो हम कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा को पकड़ के लाए हैं यूएसए से, उसका केस इंडिया लड़ रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री। इवन टेररिस्ट आर गिवन अ चांस टू स्पीक इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट काइंड ऑफ कंट्री वी आर। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको फंडिंग तो डेफिनेटली आती है बाहर से इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन के लिए। मैंने कहा था बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट एनजीओज हैं जिनको फंडिंग बाहर से आती है एनजीओ सोर्स से, ठीक है? और बाहर के जितने भी लिबरल कॉम है ये सब चाहते हैं इंडिया में भी एलजीबीटीक्यूआई जेंडर की डिबेट हो, डिस्टेबलाइज हो जाए अंदर से। सोचो मैं यहाँ जीडीपी की बात कर रहा हूँ, मिसाइल की बात कर रहा हूँ, S-400 सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इससे ग्रो करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज कर दूं कि आप औरत हो कि मर्द हो गया फंडे गोल हो गया बीच के ही। अब आपका सारा ध्यान वहां से हट जाएगा, आपका ध्यान हो जाएगा मैं औरत नहीं, मैं ही हूं, मैं शी हूं, आई एम हिम, आई एम हर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तो इन सब के लिए प्रोपेगेंडा मिलता है। ये तरीका होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, देश को अंदर से कमजोर बनाना, देश को अंदर से तोड़ना। ये है वो तरीका। आप देश की जनता को कंफ्यूज कर दो कि औरत है कि मर्द है, गेम खत्म। अब वो इसी में जुड़ा रहेगा। बहुत बेसिक सी चीज हुआ। सो these are tactics which foreign intelligence agencies plays to destabilize any culture and nation. It's called cultural subversion, ideological subversion. These are psychological warfare operations. So these things keeps on happening. तो यही रीजन है why these people immediately come in support of terrorists. और दूसरी बात, मानो मैं और आप लड़ रहे हैं, ये बंदे जो भाई साहब हैं हमें कहें, बस आपको कहें मत लड़ो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, बहन है, कल को ये कुछ गलत भी कर सकता है तुम्हारी माँ बहनों के साथ। अभी आपको डर रहा है, डरा रहा है आपको। मुझे नहीं बोल रहा है सब बातें, मुझे कुछ नहीं बोल रहा है ये, मैं लड़ता रहूं। अब आपको जैसे ये सुना रहा है, अब डर तो जाओ दूंगा। जहां आप डरे, मुझे मौका मिलेगा खोप दूंगा मैं यहाँ में तलवार आपके। यू सी हाउ स्मार्टली ही इज वर्किंग। ही इज जस्ट टेलिंग यू अहिंसा का पार्ट। यही काम गांधी ने किया था। मिस्टर गांधी टोल्ड कि नौखाली जब राइट्स हुए थे, वहां पे जब औरतों का बलात्कार हो रहा था, नंगी लाशों को टांग देते थे वो यार, औरतों को नंगा करके मारा था बिल्कुल नौखाली में। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम सब जहर खा लो, तुम सब जहर खा लो, ये बेइज्जती देखने से अच्छा है कि जहर खा लो तुम। ये थे डायलॉग। मैं आप गूगल पे भी देखना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहीं पे घूमता हूँ, जरूर चप्पल से मारना मुझे इफ आई एम लाइंग। दैट्स व्हाट महात्मा गांधी सेड। बताइए व्हाई इज महात्मा, ही सेड एक्चुअली। और ये उनके डायलॉग हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इवन इफ मुस्लिम्स आर अग्रेसिव और वो आपको मारना चाहें तो आप हाथ जोड़ के समर्पण कर दो, डोंट पिक अप वेपन्स। पता नहीं क्या था ये, आई डोंट अंडरस्टैंड ये आइडियोलॉजी आई कहां से। ये तो बेसिक मैथमेटिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। आप मुझे थप्पड़ मारो, उसमें नेचुरल रिएक्शन ऑफ माय बॉडी टू गिव यू बैक, ठीक है? सो दैट इज व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मेक यू वीक। एक तरफा अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। मुझे कुछ मत बताओ, ताकि आप हथियार डालो। और इतिहास गवाह है, जिसने हथियार डाला है वो लड़ाई हारा है। आपको विश्वास नहीं होता तो अशोका जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग द मोमेंट अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया, उसका किंगडम गया। कहीं भी देख लीजिए, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर? पहला रीजन आता है Ashoka's pacifist religious policies. He accepted Buddhism, he dropped his weapons, दुश्मनों को लगा अभी कमजोर हो गया, attack. So that is the reason. They want you to defeat. They want India to defeat, to be defeated. That is why they are telling us soldiers. डैडी की बात बताओ, मेरा भाई फौज में है, उसने वर्दी पहनी है। The day he donned the uniform, मुझे पता था उसकी डेस्टिनी क्या है। मुझे पता नहीं उसकी डेस्टिनी क्या है। The day I donned the uniform, my mother knew कि मेरी डेस्टिनी क्या है। कल को मैं अगर तिरंगे में लिपटा हुआ आता भी तो मम्मी को कहीं ना कहीं पता था कि उसी चीज के लिए बना हूं मैं यार। वो तो खुद जो भी है ना, कि मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं हूं आज, है ना, इमेज की अच्छी किस्मत नहीं है कि आई एम नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म टुडे एंड इंडिया कैन नॉट कॉल मी। ऐसे तो आई एम इन द रिजर्व लिस्ट, आई वॉलंटियर्ड, व्हेनेवर कंट्री वांट्स मी आई विल गेट बैक टू यूनिफॉर्म, आई विल फाइट।
एक रिजर्व लिस्ट होती है, इमरजेंसी लिस्ट, इसके आप वॉलंटियर कर सकते हैं, सब एक्स ऑफिसर जितने भी। आई हैव वॉलंटियर, बट मेरे भाई की टेस्ट में है यार, है ना। लोग कहते हैं ना कि लड़ता वो है, लड़ाई की बातें वो करता है जिसका भाई फौज में नहीं होता, जिसका बेटा फौज में नहीं होता, जिसके पापा फौज। ब्लडी नॉनसेंस माय फुट। मेरा भाई फौज में है, मैं फौज में था, मैं नहीं चाहता लड़ाई रुके। लड़ाई लड़ो आप चैन से, हम आप पॉडकास्ट कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि कोई बॉर्डर पे अपना खून बहाए। जब उनका खून बहता है ना, तब हम पानी बहता है यहाँ पे, वरना यहाँ पे खून बहेगा हरिद्वार में, अगर वहां नहीं बहेगा तो खून तो बहेगा कहीं ना कहीं, खून तो बहेगा। तो उनका बहेगा या हमारा बहेगा, बॉर्डर पे बहेगा या यहाँ बहेगा, चॉइस आपकी है कहाँ बहाना चाहते हो, या डिसाइड करो। सही। अच्छा, जैसे कि जब ये पूरा सिनेरियो हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया, कि उन्होंने माना नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। भाईजान ये तो आसमानी बिजली है भाईजान, ऐसे करके मतलब उनके वो आए, और उसके बाद मतलब बयान आए। उसके बाद सीज फायर के बाद आपने देखा होगा सेलिब्रेट भी उन्होंने किया बहुत अच्छे से, कि हम तो जीत गए, वॉर जीत गए। तो इसको कैसे देखते हो आप इस चीज? यार ये तो मैंने कहा ना, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट फाइटिंग इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज फाइटिंग इट्स ओन पीपल। उसका बस काम यह है कि लोगों की नजरों में कैसे जीत जाऊं मैं, उसके लिए गलत खबरें फैलाओ, मिस इंफॉर्मेशन फैलाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ, और अपनी ही जनता को शिकार बनाओ अपना। तो वो तो बहुत अच्छे, वो आर्मी बहुत अच्छी है उनकी इस मामले में। दुनिया में सिर्फ एक ही वॉर उन्होंने जीती है, वो अपने लोगों के साथ, वो आज भी उन्हीं के साथ जीत रहे हैं। कितने सक्सेसफुली उन्होंने हमारे जीते हुए ऑपरेशन को अपना जीता हुआ बता दिया। वर्ल्ड इज अवेयर, वर्ल्ड इज लाफिंग एट पाकिस्तान, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है, बट दे आर सो गुड एट इट, क्या कर सकते हैं बेचारे। देखो पाकिस्तानी है तो सीधे साधे लोग हैं वहाँ के, अगर आप सिंध विंध के लोगों से बात करोगे तो दुखने को स्मार्ट नहीं है, बलोची लोग बहुत स्मार्ट नहीं है, वही बहुत सीधे साधे लोग हैं। बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है पाकिस्तान आर्मी के लिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपिंग फैलाओ और सब बेवकूफ़ बच जाते हैं। ऐसे जो फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान देता है विदाउट एनी प्रूफ, तो उससे मतलब इंडिया को क्या इसका जवाब देना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर इग्नोर करना चाहिए इन चीज़ों? नहीं, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सिंस इट इज नाउअडेज वॉर इज नॉट ओनली योर फॉट ऑन द बैटलफील्ड, इट इज फॉट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, इट इज फॉट ऑन कमेंट सेक्शन, इट इज फॉट एवरीवेयर। हर जगह वॉरफेयर फाइट कर रहे हो, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज अ वॉर। अगर मेरा ट्रेड ज्यादा अच्छा हो रहा है किसी कंट्री के साथ, तो बदले में किसी और का कम हो रहा है। मानो आप आज यहाँ पे दुकानें हैं, आज जेप्टो चल रहा है, तो जेप्टो अच्छा चल रहा है मतलब किसी का कम चल रहा होगा, क्योंकि खरीदार उतना ही है, सामान उतना ही है, कोई बढ़ रहा है ना, कहीं से लेके बढ़ रहा है। सो दैट इज व्हाट वॉरफेयर इज, आज भी वही है। इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हो, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो और आप उसे काउंटर नहीं कर रहे हो, तो उसका नैरेटिव बन रहा है पूरी दुनिया में, और लोग तो यही समझेंगे जो वो सुनाना चाहेगा। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए उनकी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड DGISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। दैट इज पाकिस्तान का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। कुछ नहीं करता वो, एंटी इंडिया मूवीज में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो वेब सीरीज में इन्वेस्ट करता है, गलत गलत खबरें फैलाता है, इंडिया की क्लिप्स काट काट के, आधी अधूरी क्लिप्स काट के एक नैरेटिव बिल्ड करता है और अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है। इंटरनेशनल तो बेवकूफ नहीं बना पाता वो, बिकॉज वर्ल्ड इज स्मार्ट, बट पाकिस्तानी बेचारे सीधे जाते हैं, बना देता है। इसका काउंटर हमने किया है इस बार। आपने पहली बार मैंने देखा कि व्हेन द ऑपरेशन सिंदूर वाज इन प्रोग्रेस, PIB वाज वर्किंग एट इट्स बेस्ट। हम कहते हैं सरकारी कर्मचारी रात को 5 बजे घर आ जाते हैं, ब्लडी रात को 1:30 बजे PIB छाप रहा था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कि इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर। कोई सरकारी आदमी बैठा होगा ना वहां पे, ऐसा करे कि इन्फोसिस के बंदे को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया आप छापो। सॉरी, गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, में दिखता नहीं है बस यार। इंडिया वाज वेरी गुड दिस टाइम इन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। उसके एक एक प्रोपेगेंडा को हमने फैक्ट चेक किया है और अपनी जनता तक पहुंचाया कि सच क्या है। तो दिस हैज बीन अमेजिंग विक्ट्री फॉर अस, है ना, ऑन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट ऑल्सो। जैसे कि हमने देखा कि जैसे जो हमारा S-400 था, उसने किस तरीके से मतलब पाकिस्तान के ड्रोन्स को रोका है ना, पाकिस्तान की मिसाइल्स को रोका है। तो पहले हम देखते थे ऐसा जो डिफेंस सिस्टम था, हम सुनते थे इसराइल के पास है, चाइना के पास है, US के पास है। और इस बार हमने देखा कि हमारे देश के पास भी ऐसा मतलब इतना पावर आ चुका है आज, और मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस में होगा पूरे देशवासियों के अंदर भी आगे, कि हर एक सिविलियन के अंदर भी आया। तो इसको आप कैसे देखते हो कि मतलब फ्यूचर कैसे, मतलब क्या और बिल्ड इंडिया करने वाला है और आगे हमारा डिफेंस सिस्टम जाने वाला है? 1947 के बाद 2.45% ऑफ GDP शेयर से लेके आज 2025 में
आप गूगल करोगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स नाम का एक रिपोर्ट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 3rd है। विश्व में सबसे ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है उनमें से हम आते हैं, ठीक है कि तो वो कैसे होगा, दिखाना पड़ेगा। हमने दिखा दी। S-400 था सुदर्शन चक्र, हमने दिखा दिया। हमें इजराइल ने बेचने की कोशिश की थी आयरन डोम, जो आयरन डोम होता है, दे थॉट ऑफ सेलिंग अस। उन्होंने पिच किया था बट हमने परचेज नहीं किया, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इजराइल जैसी नहीं है। इजराइल बड़ा छोटा सा मुल्क है, इतना सा मुल्क है, उस पर रॉकेट्स फायर होते हैं, रोज फायर होते हैं, 1500 रॉकेट, 2000 रॉकेट ऐसे फायर होते हैं। तो आयरन डोम ये काम कर सकता है, हमारे पे ऐसा कुछ नहीं कि हमारे में रोज रोज रॉकेट आते हैं। तो इसीलिए हम S-400 के लिए गए। S-400 की कैपेबिलिटी काफ़ी अलग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। S-400 इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं है ना, कि बहुत छोटे एरिया में अगर हाई इंटेंसिटी रॉकेट फायरिंग हो तब S-400 इतना काम नहीं करेगा जैसा भी ड्रोन्स थे, क्योंकि महंगा है ना। आप इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल से एक ड्रोन को मारने के लिए नहीं गिराओगे। जैसा आपने देखा होगा जब ड्रोन्स आ रहे थे तो हम उसे नहीं मार रहे थे S-400 से ना। अब महंगा एसेट है भाई, इसको हम रखेंगे मिसाइल के लिए। जब वो मिसाइल मारते थे तब हम यूज़ करते थे S-400 और जो उनके ड्रोन्स थे उसको तो हम एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था। एंटी ड्रोन गन्स थी हमारे पास, सब के सब न्यूट्रलाइज हो गए थे। बट इंडिया शोड कि व्हाट अ ग्रेट आर्मी वी हैव, एयरफोर्स वी हैव, नेवी वी हैव, ठीक है। तो इट वाज एन अमेजिंग एंड इट एलिवेटेड द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स ग्लोबली। जो ये इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, क्या इसने चाइना जैसे और यूएस जैसे देशों को एक मैसेज भेजा? डेफिनेटली, मैं सच बता रहा हूँ। सी देयर इज अ रीजन व्हाई यूएसए बॉर्डर्स द सीज फायर। चाइना के जितनी मिसाइल थी सब के सब धराशायी हो गए, पस्त हो गए। P-50 मिसाइल वो यूज करते हैं, उनका सारा एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। तो चाइना का तो मार्केट में भट्ठा बैठ गया है। अब चाइना अपने वेपन कहाँ भेजेगा? अफ्रीकन कंट्रीज पूछेंगे भैया तुम्हारे वेपन सिस्टम तो इंडिया ने कूट दिया पकड़ के। यही हुआ है ना। और यूएसए क्यों चाहता था सीज फायर? यूएसए का एयरक्राफ्ट जो है F-16, हमने जो गिराए उनके एयरक्राफ्ट, ठीक है, वी हैव, ठीक है, उनका एक अवाक्स एयरक्राफ्ट है, एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एक एयरक्राफ्ट होता है, तो उसका हमने गिराया एयरक्राफ्ट यार, उनके F-16 हमने गिराए हैं, ठीक है। देयर हैव बीन लॉसेस ऑन पाकिस्तान, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, बट देयर हैव बीन लॉसेस। 20% ऑफ एयर एसेट्स, एयरफोर्स के एसेट्स हम तबाह करती हैं। तो यूएसओ भी लग रहा है यार कि मेरी मार्केट वैल्यू भी डाउन होगी, है ना। रफाल की सुपीरियरिटी पर सबको पता चल चुकी है। अब फ्रेंच मार्केट में रफाल के प्राइसेस बहुत हाई होंगे क्योंकि इंडिया ने उन्हें यूज करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं यूएसए मार्केट को इससे फर्क पड़ेगा, चाइनीज मार्केट को फर्क पड़ेगा। दैट इज द रीजन व्हाई दे वांटेड कि सीज फायर जल्दी हो जाए। चाइना यूएसए बोथ के, इन दोनों के बहुत फेवर में था ये सीज फायर। हमें क्या फेवर में था, हम तो जीत ही रहे थे। हमें थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद सच में बचता नहीं पाकिस्तान। अगर 3-4 दिन खिंच जाता है तो आपके साथ बहुत नुकसान होता। जैसे किराना हिल्स में जो, ठीक है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, आई नॉट लाइक टू से दिस इन पॉडकास्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है कि हमने कुछ नहीं किया वहाँ पे, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स है, तो आई लाइक टू स्टैंड बाय दैट, ठीक है। बट वर्ल्ड नोज व्हाट हैज हैपेंड। हमने मिसाइल तो गिराई है वहाँ, ब्रह्मोस गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है उसके, ठीक है, रडार सिग्नेचर है, सब पता है कि वहाँ पे ब्रह्मोस फायर हुई है, वहाँ पे रेडिएशन हुई है। यूएसए का न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है यूएसए की, उसका एक एयरक्राफ्ट आके उसने रेडिएशन को एनालाइज किया है। फिर उसके लिए बोरोन 10 जो रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, उसके एयरक्राफ्ट इजिप्ट से आए हैं। बोरोन 10 की सप्लाई हुई है। बोरोन 10 की सप्लाई क्यों होगी पाकिस्तान में, जहां आटा, दाल, चावल, चीनी ये सब की जरूरत है, वहां बोरोन 10 क्यों आएगा? क्योंकि रेडिएशन लीक हुई है, तो रेडिएशन को कंट्रोल करना है आपको। अब रेडिएशन क्यों हुई, तो कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू जस्ट कीप इट ओवर देयर। समथिंग हैज हैपेंड बट पाकिस्तान अंडरस्टूड, ठीक है, कि दिस इज नॉट द वे वी विल फाइट। सो जनरल आसिम मुनीर बहुत बेवकूफ आर्मी चीफ है। इसके पहले के जितने आर्मी चीफ है, किसी ने भी कोशिश नहीं की इंडिया से सीधे सीधे लड़ने की, क्योंकि जिसने कोशिश की वो हराए। तो इसीलिए वो क्या करते थे, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाते थे। लेकिन अब इंटेलिजेंस बढ़िया है, हमने सबको पावर दे रखी पुलिस को कूट देने की। आप करोगे घर टूटेंगे। अब यहाँ सब संत हैं, यहाँ पे शांत है बिल्कुल। अब जनरल आसिम मुनीर जो है ये कभी विदेश नहीं गया कोर्स करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ या इंडियन आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं, हम विदेशों के कॉलेजेस में जाते हैं कोर्सेज करने के। सो दे हैव नॉट गॉन। जनरल मुनीर इज द फर्स्ट आर्मी चीफ जिसने विदेश के किसी कॉलेज से कोर्स नहीं किया। तो बड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट का आदमी है, बिल्कुल इस्लाम में घुसा हुआ। उसकी आप स्पीचेस सुनो, हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, ऐसा स्पीच कोई आर्मी चीफ देता है? ये लो लेवल की बातें आर्मी चीफ करते हैं कभी? हमने तो नहीं सुना भाई कभी करते हुए। दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो उसने सोचा कि इस्लाम के नाम पे अल्लाह के बंदे हम जीत जाएंगे।
ऐसे होगा ना, आप जब बुक से रिलीजियस बुक से लड़ाई लड़ोगे तो यही होगा, आपको लगेगा अल्लाह आपके साथ है, आप जीत जाओगे, बट ऐसा नहीं होता है भाई। अल्लाह यहाँ के मुसलमानों के साथ भी है, यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ भी अल्लाह होंगे, है ना। तो अल्लाह ऐसे ही पाकिस्तान के लिए नहीं बने हैं, है ना। उसी को हम भगवान कह देते हैं, तो भगवान कोई अल्लाह कह दो, वाटर को आप कह दो पानी, हिंदी में कह दो, इंग्लिश में कह दो भैया वाटर, मतलब थोड़ी चेंज हो जाता है। निराकार परम ब्रह्म आपके लिए अल्लाह, बात खत्म। तो वो तो सबके लिए है ना। तो हाउ बेवकूफ इट इज टू थिंक कि एक टेरिटोरियल लिमिट है पाकिस्तान, उसके लिए अल्लाह बने हुए हैं, उसकी सपोर्ट हमेशा करेंगे। ऐसा होता तो सारे क्रिकेट में वही जीतते, वर्ल्ड कप वो जीतते, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीतते, ऐसा तो नहीं होता है। सो व्हाट बोकस माइंडसेट, ऐसा आदमी आगे चीज है, ये सोच के उसने इंडिया से पंगे ले लिए सीधा सीधा। अब हारा तो है ही पाकिस्तान, अब बचा के तो अब नाक कैसे बचाएं अपनी, तो लोगों को बेवकूफ बना दो। अब लोग बेवकूफ बन गए। मुझे इस टाइप कह रहे थे सर कैसा रहा ऑपरेशन सिंदूर, मैं क्या बताऊं उनको, एक ऐसा रहा भाई, क्या बताऊं। ठीक है, क्या लड़ना है सर। सर क्या पाकिस्तान पार्टीशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर ही तो टुकड़े होने वाले हैं जल्दी? सी बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, इट इज अ फोर्स ऑफ अराउंड 2000। बलोच लिबरेशन फ्रंट है, महरम बलोच एक बलोच लीडर है जिसको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर रखा है, ठीक है। 1948 से बलोची जो है कुछ नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जबरदस्ती आर्मी एक्शन करके जो प्रिंस ऑफ कलात जो वहां के राजा थे, कलात किंगडम है एक, उससे जबरदस्ती साइन कराया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। शी वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और हमारी कश्मीर जैसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था तो उस इसलिए हम ताकि हम बचाएं तो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, किसी ने अटैक नहीं किया था। उनको पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि ज्वाइन करो, जिन्ना ने जबरदस्ती ज्वाइन करवाया आर्मी भेज के। दैट इज वाई वहां के बलोच लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, दैट इज वाई दे आर अगेंस्ट। तो उनकी बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी अपनी जाफर एक्सप्रेस जो है उसको उन्होंने हाईजैक किया था, कई पाकिस्तानी पर्सन को उन्होंने मारा। आए दिन उनकी एक ब्रिगेड है, उसको कहते हैं माजिद ब्रिगेड, बहुत हाईली क्वालिफाइड माजिद ब्रिगेड है। माजिद ब्रिगेड का काम होता है सुसाइड बॉम्बिंग स्पेशलिस्ट। वो जाते हैं अपने आप को हाइड करके, कैमोफ्लेज करके, अपने अंदर वो सुसाइड जैकेट पहन के जाते हैं और कहीं भी जाते हैं अटैक कर देते जाते हैं। तो सरदर्द है पाकिस्तान के लिए माजिद ब्रिगेड, और यही काम टीटीपी कर रही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान में। टीटीपी भी हाईली क्वालिफाइड इन सुसाइड ऑपरेशंस। आपने ही क्रिएट किया ना ये सुसाइड वाला आइडिया आपने दिया उनको, इस्लाम के नाम पे जो बेवकूफ बनाया आपने, अब झेलो उसको। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली ऐसा होगा, बट डेफिनेटली थिंग्स आर इन प्रोग्रेस। एंड भगवान करे, हम तो ये चाहेंगे भाई बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए एंड बलूचियों के साथ अच्छा हो, एक फ्रेंडली मुल्क बने, स्टेबिलिटी आए मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में। तो बलूचिस्तान इज ऑन ट्रैक। जो काफ़ी सारे देश के लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस के एरिया को टारगेट करने की कोशिश की तो इंडिया पूरी तरह से वॉर में क्यों नहीं जाता पाकिस्तान के? देखो, मेरा खुद का भाई फौज में है, मरने से मैं नहीं डरता हूँ। देश के लिए मेरे माँ बाप सबका नुकसान हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देश रहना चाहिए, दैट इज हमारे सोचने का तरीका है। बट वॉर का असर इसीलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, इट इज अंडर द सिविलियन कंट्रोल। हमारे यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर जब अटैक करेंगे न्यूक्लियर तो तुरंत नहीं कर देंगे, कोड होता है एक, ठीक है, कोड होता है, ऑपोजिशन पार्टीज होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है। ये सब आर्मी के ऊपर है। आर्मी से तो कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हें न्यूक्लियर अटैक करना है कि नहीं करना। हम बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें न्यूक्लियर अटैक करना है कि नहीं करना। दैट इज हाउ वी ऑपरेट एज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन आर्मी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे का आप एक गन दे दी तो बाप बन जाएगा बच्चा, पापा पापा ही रहेंगे चाहे कितने बूढ़े हो जाएं। ये होता है एक संस्कारी घर, दैट इज व्हाट इंडिया इज। बट वहां पे पाकिस्तान आर्मी ने कंट्री को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी जब चाहेगी न्यूक्लियर यूज कर देगी, जब चाहेगी, और उसका भी जद्दा से मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे थे, मिसाइल ऑपरेशंस जब हम अटैक कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। वो चाहते थे कि एक मिसाइल हमारी गलती से लग जाए, बस उनके एक लग जाए, बस सिविलियन फ्लाइट्स पर एक लग जाए सिविल फ्लाइट पे, फिर वो प्रोपेगेंडा खेलेगा कि इंडिया ने सिविलियंस को मारा। सोचो कितना शातिर है ये, अपने लोगों के लिए नहीं सोचता है। तो उससे आप लड़ोगे यार, मैं आपकी फैमिली से लड़ूं जो आप कंफर्टेबल अपने बच्चों को सामने कर देने के लिए, जब मैं गोली चलाऊं, ताकि आप ये प्रोपेगेंडा बना सको कि मैंने बच्चों को मारा। तो कितने खतरनाक आदमी हो आप यार। कुछ समझदारी ऐसे आदमी से लड़ने में? क्या आप तो मार दोगे अपने बच्चों को? सही। हम अपने
जनता की इतनी कदर करते हैं उतनी कदर हम वहाँ की जनता की भी करते हैं। जब तक हमें न्यूक्स आओगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की न्यूक्लियर की, हम पहले यूज नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें दूसरी बार यूज करने देगा कोई? पाकिस्तान को भी पता है हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, बट सेकंड यूज तो है, और सेकंड यूज में वी बिलीव इन मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। ये हमारी लिखित पॉलिसी है। तो पाकिस्तान को पता है पहली बार अगर हमने अटैक किया तो वही अटैक ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया को मौका दे दिया सेकंड अटैक का तो हम नहीं बचे। ये रीजन है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी। इसलिए वॉरफेयर में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि न्यूक्लियर कंट्री के साथ समझदारी से काम लें। कोई बंदर है ना, बंदर के हाथ में न्यूक्लियर वेपन है आपके दिए हुए है। पाकिस्तान आर्मी इज बंदर, नाचता रहेगा न्यूक्लियर लेके। देखते हैं आए दिन लोग कहते रहते हैं पैसा लाओ, न्यूक्लियर बम मारेंगे नहीं तो। वहां के मौलाना जो है वो आए दिन बयान देते रहते हैं हमने न्यूक्लियर बम किस लिए रखे हैं, पैसा मांगो सबसे जाके। दैट इज देयर माइंडसेट। आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है चीज़ों की, तो जब भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, कुछ भी होता है, तो एक फौजी के दिमाग में क्या रहता है, मतलब उस समय की क्या माइंडसेट चल रहा होता है कि देश, परिवार या सर्वाइवर? मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं अपने इंस्टेंस से बताऊंगा, मेरा कोर्समेट था, मैं जहाँ पे तमिलनाडु में एक एयरक्राफ्ट है उसका मैं कोडेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, जुलू 123 नाम लेते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट नाम कुछ और है बट आई कैन नॉट टेल। ओके, तो जुलू 123 एक एयरक्राफ्ट है, तमिलनाडु में एक एयरबेस है, वहां से हम कुछ ऑपरेशन कर रहे थे जब गलवान अटैक हुआ था। तब गलवान अटैक में हमारी यूनिट की कुछ पायलट्स थे और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर थे जो उस ऑपरेशन पे गए थे। हमारा काम था वहां पे इंटेलिजेंस गैदर करना। गलवान के पास बहुत हाईफाई एयरक्राफ्ट है विद हाई रेजोल्यूशन कैमरास, हाई रेजोल्यूशन, बेस्ट एयरक्राफ्ट है लगभग वो इंडिया के पास अभी, जो नेवी के पास है, आर्मी एयरफोर्स के पास नहीं है। तो इंडियन नेवी को कहा गया भैया इंटेलिजेंस दो हमें। हम गए कश्मीर में, गए इंडियन नेवी वेंट कश्मीर, दे ऑपरेटेड ऑन दैट एयरक्राफ्ट। वहां से दे गॉट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ चाइनीज आर्मी कि चाइनीज पीले कहाँ कहाँ तैनात है, क्या क्या उनकी पोजीशन है, किस किस फिंगर पे वो हैं, ठीक है, क्या फॉर्मेशन है, क्या क्या वेपन्स उनके पास, सारी कैसे उन्हें कैमोफ्लेज करके रखा हुआ अपने वेपन्स को, एक एक डिटेल्स इंडियन नेवी गेव। ठीक है, हमारे पास एक आईमैक है, ठीक है, हमारे पास डेटा एनालिसिस सेंटर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक ट्राई सर्विसेज इंटेलिजेंस आती है, उसका एनालिसिस होता है, ठीक है, फिर रेस्पेक्टिव सर्विस जिसके लिए वो इंटेलिजेंस होती है उसको हम डेसिमेट करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो हमने किया, लेकिन चाइना को तो पता है ना, चाइना तो पता, हमें डर लगा था यार कुछ भी हो सकता है इनके साथ। अगर चाइना ने पकड़ लिया कि एयरक्राफ्ट हमारी सर्विलांस कर रहा है तो उस दिन तो सब जाना था, मृत्यु तय थी। मैंने देखा मेरा कोर्समेट, कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, बट दुख था यार कि मैं माँ बाप को एक मैसेज लिख देता हूँ। लेफ्टिनेंट कमांडर किलो सियरा, ठीक है, मेरा पोस्टमेट का नाम है, लेफ्टिनेंट कमांडर किलो सियरा रिकॉर्डेड मैसेज इमेज ऑफ मी कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कुछ हो जाए, ठीक है, तो बहन की शादी करा देना, एंड छोटी आई लव यू। और अभी इट वाज सच अ इमोशनल मोमेंट फॉर मी। मेरे साथ रहता है, मेरे रूम में रहता है यार वो बंदा, मुझे गर्व भी हो रहा था यार, ये जा रहा है वॉर पे, इसको मौका मिल रहा है ना। सो व्हेन ही वाज गोइंग ही रिकॉर्डेड द वीडियो, इट वाज देन माय फोन, एंड हम सब प्रार्थना कर रहे थे यार कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, चाइना को पता ना चले, है ना। इन्फॉर्मेशन आई, सब कुछ ऑपरेशन सही से हो गया, ठीक है, एंड कुछ नहीं हुआ। तो उस दिन मैंने लाइव देखा यार, मैं तो नहीं हूँ कारगिल के टाइम पे ना, मैं तो 31 के टाइम पे नहीं हूँ, देखिए मैं इस टाइम पे मैंने ये देखा है, डरता कोई नहीं है, जान की परवाह नहीं रहती किसी को। और मेरा भाई, मेरे खुद देख लो, बोलो कहते ना शुभ शुभ बोलो, मैं बोल रहा हूँ शुभ शुभ। मैं, मेरे माँ बाप, मैं, हम सब कुर्बान हो जाए यार। वर्दी किस लिए पहनी हमने, उसी दिन के लिए पहनी थी। और ऐसे माइंडसेट सबका होना चाहिए, हर फौजी परिवारों का, और होता भी है इन जनरल। जब फौज बच्चा शहीद हो गया तो क्या कहते पापा उसके, यार मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं दूसरा बेटा भी दे देता। या आइडियली हर माँ बाप का डायलॉग सुनोगे, सच में बच्चे ऐसा सोचते हैं यार, सच में हम ऐसा सोचते हैं। ये भारत भूमि है, वीरों की भूमि है। वी आर नेवर अफ्रेड ऑफ गिविंग आवर सन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मदरलैंड। तो ये तो है, तो बट हाँ थोड़ी इमोशनल रहते हैं हम। एंड नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये जब मैं अकेडमी में ट्रेनिंग करने गया था तो हमारे यहाँ एक शेटवुड मोटो होता है, शेटवुड मोटो, उस पर लिखा रहता है। मैंने 4 साल वही देखा है सिर्फ अपने आंखों के सामने। रोज सुबह 5 बजे जब हम जाते हैं, मस्टर होते हैं, मस्टर को हम कहते हैं, एकत्रित होते हैं वहां पे कि आज मॉर्निंग प्रेयर होगी, उसके बाद हम अपने क्लासेस को जाएंगे। तो 4 साल आई हैव सीन दैट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। सो वहां पे लिखा था द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम।
ठीक है, द ऑनर वेलफेयर एंड द कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम्स नेक्स्ट, एंड योर ओन ईज कंफर्ट एंड सेफ्टी कम्स एट लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये मैं 4 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से मेरा भाई देख रहा है, 4 साल से हम सब देख रहे हैं। तो ये बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट हर ऑफिसर के मन में होती है कि द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज टाइम। तो उसमें कोई डाउट नहीं होता है, कंट्री सबसे पहले, एब्सोल्युटली, फैमिली बाद में, अपन सब कुछ बाद में। जब भी आप किसी भी मिशन पे हो, किसी भी ऑपरेशन पे हो, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब कि दुश्मन को हराना या फिर अपने साथी जो जवान है उनको सुरक्षित रखना? हराना। जो मिशन हमारा, जो टास्क होता है, टास्क ऑलवेज फर्स्ट, यही होता है। इसको कहते हैं, देखो आप देखो, 2 अच्छी चीजों में से ज्यादा अच्छी चीज चुनना नहीं लीडरशिप होती है। एक रास्ते पे गोबर पड़ा है, एक रास्ते पे फूल पड़े हैं, तो वहां तो कोई भी चलेगा, सबको पता है, फूल से चलो। एक रास्ते में सांप है, एक रास्ते में अतिथि सत्कार हो रहा है, तो अतिथि सत्कार वाले रास्ते से जाओ, है ना। एक पे सांप है, एक पे शेर है, अब लग गई। तो इसको कहते हैं लीडरशिप। आपने जो मुझे डिलेमा दिया, दैट इज अ डिलेमा, कि यार जीते हराएं दुश्मन को कि लोगों को बचाएं। मिशन क्या था, टास्क क्या था, टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज फर्स्ट है। ये प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी भी यही सीखता है, यूएसए का बंदा भी यही सीखता है, चाइना भी यही सीखता है, सब यही सीखते हैं। दैट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर, उसका नाम होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। आप जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो सिलेक्ट करो, उसको मेंटेन करो। दैट इज वेरी क्लियर। जब किसी मतलब कोई क्लोज फ्रेंड को या फिर किसी फेलो सोल्जर को अगर आप अ, मतलब खोते हो बैटल फील्ड पर, तो एक फौजी का क्या माइंडसेट रहता है, वो कैसे उस चीज से निकलता है बाहर? लकीली, आई एम वेरी लकी कि मैंने, आई वाज इन इंडियन नेवी एंड एक्टिवली इंडियन नेवी हैज नॉट ऑपरेटेड सिंस द आई वाज इन सर्विस इन एनी वॉर। एंड जो एक्सीडेंट्स भी हुए हैं उनमें भी आई हैव नॉट लॉस्ट एनी ऑफ माय कोर्समेट, ठीक है। तो आई विल नॉट बी एबल टू फील दैट सेंटिमेंट्स। यस, 1-2 केसेस हुए हैं जहाँ पे दे हैव डाइड इन, दे हैव किल्ड, गॉट किल्ड इन सम कार एक्सीडेंट एंड दे हैव ड्रोन्ड। वी आर वेरी सैड फॉर दैट, डूब गए किसी को बचाते समय। सो कुछ सैड चीजें हुई हमारे साथ, बट एक्टिव वॉर ऑपरेशन में जब कोर्समेट को हम लूज करते हैं उसका एग्जैक्ट मैं फील नहीं कर पाऊंगा, मैं बता नहीं सकता। इट विल बी वो एक नाटक हो जाएगा, है ना, कि मैं किताब से पढ़ के कुछ बता रहा हूँ, दूसरे का सेंटिमेंट बता रहा हूँ। ऐसे लोग करते हैं, वही कुछ नहीं आता तो कोई उपन्यास पढ़ लो, वो बता दो, है ना। तो वो मेरे दिल से नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने वो फील नहीं किया। भगवान ना करे मैं कभी फील करूँ, है ना, कौन ऐसा चाहेगा, ऐसा फील करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि अभी हम बहुत देर से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हम सुनते भी हैं कि एक फौजी जो है वो मौत से तो डरता ही नहीं है, तो किस चीज से डरता है फौजी, अगर आप बता सकते? बिल्कुल आप सीखते, डरता तो है, वो मौत से नहीं डरता है, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद उसकी फैमिली के साथ क्या होगा। दुश्मन अगर फैमिली तक पहुंच गए तो क्या होगा। वो जो डर होता है वो हमें इंस्पायर करता है कि हम मौत से ना डरे, ठीक है। डर सबको लगता है। हमारे यहाँ जब हम अकेडमी जाते हैं तो 10 मीटर का एक रैंप होता है, वहां से हमें कूदना पड़ता है। एक बोर्ड होता है 10 मीटर बोर्ड, वहां से हमें जंप करना पड़ता है नीचे, ठीक है। ऐसे आग करो, अपना नाम लो, ठीक है, कैडेट पुरुषार्थ 1958 फॉक्सट्रॉट, जंप के लिए तैयार। नीचे सर बोलेंगे जंप, 900 टू जंप, ऐसे देगा सीधा खट, दैट इज हाउ वी जंप। उस समय डर तो लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन हम देखते हैं जूनियर से नीचे। अगर मैं डरा तो मेरे जूनियर्स देखेंगे यार सर डर गए, उसी समय आप लीडरशिप खो दोगे। अगर आप एज एन ऑफिसर, एज ए लीडर, अगर आपने दिखा दिया कि आप डर रहे हो तो आपके मेन का मोराल तो गया। तो ऐसा नहीं है कि यू नॉट अफ्रेड, यू आर अफ्रेड। एक डर तो होता है, एक थक से लगता तो है, लेकिन उसका आप ओवरकम कर लेते हो। यू अंडरस्टैंड कि यार मैं किसी कॉज के लिए जा रहा हूँ, किसी टास्क के लिए जा रहा हूँ, ये मैंने नहीं किया तो इसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक होगा, ठीक है। तो जीतना तो है वॉर में, अब या तो जीतेंगे या मर के आएंगे, पीछे भागने का ऑप्शन नहीं है। सैम मानेकशॉ ने कहा था कि इफ यू आर फाइटिंग फॉर अ वॉर, इन अ वॉर, इफ यू लूज डोंट कम बैक, डोंट कम बैक, बिकॉज जनता विल नेवर एक्सेप्ट यू। अब लड़ाई हार के वापस मत आना, फिर वहीं मर जाना। सो इट इज वेरी क्लियर अबाउट इट, सैम मानेकशॉ हैज सेड इट। तो हम सबको है कि अब गए हैं तो या मर के आएंगे या जीत के आएंगे, खड़ा डबल दोस्त। डरना वरना क्या है, डर तो सही, डर तो लगता है, थोड़ा बहुत डर तो लगता है। साइंस यहाँ गोली जाएगी तो डर तो लगेगा। हम जब नॉर्मल फायरिंग करते हैं, खैर मेरी तो टेरेस की गोली यहाँ से नहीं गई है बिकॉज आई वाज इन नेवी, बट फायरिंग मैंने देखी यार, फायर होता है तो कान सन पड़ जाते हैं गोलियों की आवाज से, सन पड़ जाते हैं। अब जब मुझे पता हो कि सामने से वो गोली चलेगी, आई कैन इमेजिन मुझे क्या लगेगा। लेकिन फिर टास्क है यार, मिशन है, उसी चीज के लिए वर्दी पहनी है, क्लैरिटी सब तो मन में रहती हो। वर्दी मैंने तो किस लिए पहनी है,
एक आप पुलिस में जाते हो किस लिए जाते हो? किसी गली नुक्कड़ के किसी कोने पे तो किसी गोली पे तो नाम लिखा ही होगा आपका। ये तो डिस्टाइंड है, किस्मत रही तो बच जाओगे, बट गंतव्य तो वही है। राम नाम सब तो सबका होगा, आपका एक ऑनरेबल वे में होगा जहाँ पे तिरंगा लेके जाओगे। और मौत तो आती रहती है, यहाँ हाईवे में लोग बाइक से क्रैश से मर जाते हैं। सो इतनी क्लैरिटी सबको है। सही। सो सुयाल जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस कन्वर्सेशन में। तो एक हमारा लास्ट सेगमेंट है इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, रैपिड फायर राउंड जो हमने आपके लिए रखा है। तो स्टार्ट करना चाहूँगा, अगर आप कोई परमिशन दो मुझे। एब्सोल्युटली बिजनेस वाला, प्लीज। सो 2 फाइटर जेट के नाम है, सुखोई और राफेल। आपकी नज़र में कौन सा बेटर है? आई वुड गो फॉर रफाल। ठीक है, रफाल इज अ वेरी सुपीरियर क्राफ्ट। Su-30 इज आल्सो गुड, ठीक है, बट रफाल इज जो खैर सुपीरियरिटी दोनों के पास ही है। ठीक है, व्हाटएवर रफाल से वी फायर्ड द स्कैप मिसाइल एंड Su-30 से वी फायर्ड ब्रह्मोस में, दोनों ही वेरी गुड कॉम्पिटेंट, बट रफाल इज न्यू जनरेशन, है ना, थोड़ा ज़्यादा एडवांस। दैट्स फाइन। वैसे आई एम नॉट फ्रॉम एयरफोर्स, आई एम नॉट अ पायलट। पायलट विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर इनसाइट जी। अबाउट इट। फेवरेट फौजी मूवी? Favorite Fauji movie? I love this movie called this. ये कौन है? ब्रिगेड प्रताप। हाँ, शौर्य। शौर्य। Shaurya was a movie because that is exactly how brigadiers are, full of जोश, full of motivation, playing golf. golf में उनको गोली दिखती है, full of जोश रहते हैं ऑफिसर्स। बाकी जितनी मूवी है सब ये सब तो लिपस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा आपने वो मूवी देखी है सुजलाम सुफलाम मलिशितलाम शामला वंदे मातरम, कौन सा ये इसका जो है ये ऋतिक रोशन। फाइटर भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ऑफिसर से बात नहीं करता है, जो एब्सोल्युटली आपको अजीब ही चीज दिखाई जाती है, ऐसा मुझे नहीं होता कहते। दो रिफाइकर्स है। जो शौर्य में बोला है, जो डायलॉग डिलीवरी है, आप अगर किसी सच के ब्रिगेडियर को सुनोगे बोलते हुए, ब्लडी गॉडडैम दे स्पीक लाइक दैट, एग्जैक्टली वैसे कोर्ट मार्शल होता है। ठीक है, पीपल आर वेरी, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया ये, दे हैव, हाँ ऐसी सोच नहीं होती जैसे उसमें सोच है, तो विलेन है उसमें, ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। बट लीडरशिप जो है उसकी डायलॉग डिलीवरी है। मैंने तो ऑफिसर्स देखे लाइफ में, जितने देखे मैंने वैसे ही देखे यहाँ पे, सीरियस बेटर देन हिम एब्सोल्युटली। चाय और कॉफी? आई डोंट ड्रिंक एनी ऑफ दैट। अच्छा। हाँ, आई गो फॉर मिल्क, दैट्स इट। आई एम अ गुड बॉय। वन मैसेज टू यूथ ऑफ आवर कंट्री? लड़ो, फाइट ऑलवेज, वॉर इज एट योर डोर स्टेप। करियर से लड़ोगे, है ना, करियर के लिए लड़ोगे। पहले क्या होता था, आपको दिल्ली की गद्दी पे बैठना होता था तो क्या करते थे, मारते थे किसी को। अब क्या करते हो, कट ऑफ क्लियर करते हो। लड़ाई तो अभी भी है। एसएससी से सीजन निकालो, यूपीएससी निकालो, पीसीएस निकालो, एमबीए करो, पॉडकास्ट करो, कुछ करो, देयर आर पीपल फाइटिंग अगेंस्ट यू, यू हैव टू बी बेटर देन देम, यू हैव टू बी द बेस्ट। फोकस ऑन दिस, डोंट फोकस ऑन पॉलिटिक्स, फोकस ऑन पढ़ाई लिखाई एंड राष्ट्रवाद सर्वोपरि। राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। अब क्लोज। कोई ऐसी एक हैबिट जो हमारे यूथ को अडॉप्ट करनी चाहिए? यूथ को क्या अडॉप्ट करनी चाहिए? सबसे पहले सुबह उठना चाहिए, जो मुझे ही सीखने की जरूरत है। मेरी ये कमी रही है कि मुझे चाबुक चलता मेरे ऊपर, डंडा, फौज का डंडा था, 5 बजे सुबह उठ जाते थे। चाहे 4 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे। उठना जरूरी है, सोना आपकी चॉइस है, उठो 5 बजे। सो दिस इज अ थिंग व्हिच इवन मी आई वांट कि आई शुड इनकलकेट। इस सेट डिसिप्लिन खुद से उठ जाना है, बट ऐसा नहीं होता। वी आर वेरी ऑपरेशन सेंट्रिक। जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इतने ढल जाते हैं कि ये चीज़ मुझसे भी नहीं हो पा रही है। बट आई वांट अलॉन्ग विद ऑल द कंट्री में कि मैं भी एक्वायर करूं। सुबह उठूं, इट इज अ वेरी गुड थिंग, फर्स्ट थिंग एब्सोल्युटली। मोस्ट इमोशनल मोमेंट इन यूनिफॉर्म? माय रिटायरमेंट डे, ऑफ कोर्स आई नॉट इमेजिन कि मैं इतनी जल्दी सर्विस छोड़ूंगा। बस वेरी इमोशनल मोमेंट एंड मेरी आंखों में आंसू थे डेफिनेटली। एंड आई लव इंडियन नेवी अभी भी, आई लव इंडियन नेवल अकेडमी। Whatever I am today, whatever my skills are, everything is attributed to my naval training, military training, and Indian Navy. That was the emotional moment. नेशनलिज्म या ह्यूमैनिटी? Absolute nationalism. God bloody नीचे रखता हूँ मैं ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, जस्टिस, रिलीजन, सब कुछ नीचे, राष्ट्रवाद पहले। आई एम वेरी प्रोग्राम्ड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। मॉरल्स या ड्यूटी? ड्यूटी। यार आप कुछ भी हो, एसडीएम हो, डीएसपी हो, देयर इज अ फिक्स्ड मैंडेट आपको जो करना है। आपको सरकार ने उसी काम के लिए पगार ले रहे हो आप सरकार की। आप मॉरलिस्टिक संत महात्मा बनने की पगार नहीं ले रहे हो,
संत महात्मा बनना तो वर्दी छोड़ो और गेट बैक, काम करो अपना, खुद से कमाओ, आलू उगाओ और फिर मॉरल का ज्ञान दो। जब तक आप बॉटी में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसका नमक खा रहे हो, तो लिसन टू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आज़ादी के टाइम में जब पुलिस थी, पंजाब पुलिस, इंडियन आर्मी, हमारे सामने गलत हो रहा था, बट हम सरकार का नमक खा रहे थे, हम कुछ नहीं कह रहे थे। ऐसे सब इंडिपेंडेंटली सोचने लगे अपने अपने मॉरल्स के हिसाब से, सब तो यार प्रशासन चलने लगा। फिर तो प्रशासन चला सकते हो आप खुद जब नौकर रखोगे 4 अपने काम में, तो आप सोचोगे कि नौकर अपने दिमाग से काम करे, कि कहोगे कि भैया जो मैं चाहता हूँ वो कर। आपने यहाँ से बद्रीनाथ भेजा अपनी टैक्सी को, तो क्या चाहोगे, गरीबों को भी ले जा साथ में? वो अबे इतना मत सोच, वो करना तो खुद से मेहनत कर, खुद ही गाड़ी खरीद और ले जा, तो यहाँ मेरे लिए काम कर रहा है, वर्क फॉर मी। तो ये क्लैरिटी एवरीबॉडी शुड हैव, ड्यूटी फर्स्ट। पाकिस्तान के लिए एक मैसेज दे दो लास्ट। वी एब्सोल्युटली वांट पीस विद यू, बट पीस कैन नॉट एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर एंड दैट्स इट। द डे यू एक्सेप्ट इट, आपको सबके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाइना के साथ, टर्की के साथ। अरे हमसे करो यार, हमसे ही निकले हो। खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे साथ लड़े थे और हमसे दुश्मनी कर ली, सिर्फ एक उस कश्मीर को लेके जो ऑफिशियली कोई स्टैंड भी नहीं है आपका। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे फेवर में है, ये पेपर है यार, गूगल कर लो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गूगल कर लो, उतना से बस आप देख लो, हमारे साथ ट्रेड शुरू हो जाएंगे। सबसे करीब हम हैं आपके, चाइनीज आपकी तरह दिखते भी नहीं है यार, उनसे आपने दोस्ती करके रखी हुई है। चाइना सगा आपका, किसी का सगा नहीं है वो। और हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी भाषा है, हमसे दुश्मनी बोल ले रही आप। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी को हराओ, सिविलियन गवर्नमेंट लाओ। वो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो पाकिस्तान आर्मी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, जैसे वो बार बार मिलिट्री कू करती है और पावर में आ जाती है, उसको हटाओ, उस सिस्टम को। आर्मी शुड बी अंडर सिविलियन कंट्रोल, गवर्नमेंट शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ठीक है। एंड एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ 27 अक्टूबर विच महाराजा हरि सिंह साइंड, दैट्स इट, खत्म। हम दोस्त है। सही, एब्सोल्युटली। So, Mr. Suhail, thank you so much. Thank you so much, Mr. Chawla. Absolutely an honor to be here, and I'm very, very glad that I was here, and it was a very fruitful interaction. Absolutely. और आज आपने सबसे पहले तो thank you for your time and thank you for this beautiful conversation. Thank you so much, Mr. Chawla, and I shall look forward and to keep a very good bond with you. Future, maybe we shall keep on eating. Sure. Yeah. That's it. हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you. और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी हमारे शो पर, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।